हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 21 लेक्चर नंबर 21 में। और दोस्तों, जो सीरीज हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर के ऊपर लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट की, आज उस सीरीज को कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर नंबर 21 के थ्रू। आज फाइनली जो मौर्यन एम्पायर रहा 324 से 187 बीसीई किस तरीके से इवॉल्व हुआ, अशोका और धम्मा, अशोका और बुद्धिज्म, साथ ही साथ किस तरह के स्कल्पचर्स, किस तरह के आर्किटेक्चर उस वक्त हमको देखने को मिले। और लास्ट में आज के लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो सारे रीजंस या वो हिस्ट्री या वो कहानी कि क्या वो रीजंस रहे होंगे, क्या वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कौन से सोर्सेज आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को समझने के लिए, रेफर करने के लिए यूज करना चाहेंगे? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह, और कुछ पार्ट्स के लिए आप एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल दहिया भी यूज कर सकते हैं। लेकिन माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन विड बी ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं बचेंगी जो आपकी कवर ना हो जाए। सबसे पहला सब टॉपिक आज का, कि जब हमने बात की लेक्चर नंबर 19 से मॉडर्न एम्पायर किस तरीके से शुरू हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, क्या क्या कैपिटल रही, क्या क्या वॉरफेयर हुए, उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में जब शुरुआत हुई द ग्रेट अशोका के बारे में, आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा कहीं फिलोसॉफिकल या बुद्धिज्म से रिलेटेड ज्यादा होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि द ग्रेट अशोका और बुद्धिज्म का क्या रिलेशनशिप रहा, क्या क्या वो सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं अशोका और बुद्धिज्म के इस इंटरप्ले के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू या बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू, किसको ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं, इन सबको कवर करेंगे आज के पहले इस सब टॉपिक में। तो दोस्तों, अशोका का जो कनेक्शन रहा बुद्धिज्म का, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो हमें दिखाई देता ही देता है, लेकिन अशोका ने अपने खुद के इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाए जो अपने आप में बहुत यूनिक माने जाते हैं, स्टोन पिलर्स पे और बहुत सारी जगह। तो दो मेजर सोर्सेस हो गए अशोका के लाइफ के बारे में जानने के बारे में, या उनका जो क्या कनेक्ट रहा बुद्धिज्म के साथ, या उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा धर्म धम्मा का, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, किस तरह का एम्पायर रहा, क्या उनकी प्रीचिंग्स टीचिंग्स रही, क्या उनकी प्रायोरिटीज रही, क्या गवर्नेंस सेटअप रहा। ये हमको मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो बिल्कुल, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, कहीं रिलायबल हम कह सकते हैं अशोका के खुद के लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शंस को। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका को एक एग्जाम्पलरी किंग के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कहना है कि अशोका एक बहुत ही डिवोटेड उपासक थे बुद्धिज्म के। इसके अलावा उनका बहुत क्लोज कनेक्शन रहा बुद्धिस्ट संघा के साथ। इसके अलावा उस वक्त के जो लीडिंग मॉन्क हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, उपगुप्ता, उनके साथ उनका बड़ा क्लोज एसोसिएशन माना जाता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का यह भी कहना है कि इतना अच्छा क्लोज या डिवोट एसोसिएशन रहा अशोका का बुद्धिज्म की तरफ कि उनकी बहुत जेनरोसिटी भी रही। उन्होंने संघास को काफी दान दिया, काफी पेट्रोनेज दिया, उनको काफी प्रोटेक्ट किया, उनको स्प्रेड करने में मदद की। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो अशोका को ही इस बात का क्रेडिट देते हैं कि वो पहले मेजर एम्परर आप कह सकते हैं जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की जो रेलिक्स थे उनको स्प्रेड करने में, रीडिस्ट्रीब्यूट करने में और उनको स्तूपास में एनश्राइन करने में ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट टाउन उस वक्त के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और टू द वेस्ट अप टू अफगानिस्तान बड़ा मेजर रोल प्ले किया। यह भी कहना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कि शायद उन्होंने 84,000 से भी 84,000 से भी ज्यादा स्तूप और विहार बनाए, क्योंकि इतने ज्यादा डिवोटेड वो इवेंचुअली हो गए बुद्धिज्म को लेके। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई सारी पिलग्रिमेजेस
अंडरटेक की उन सारे इंपॉर्टेंट जगहों पे जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे। और जहां जहां अशोका ने पिलग्रिमेजेस की इन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स पे, वहां पे उन्होंने अपने मार्क्ड साइंस भी छोड़े ताकि जो फ्यूचर पिलग्रिम्स हैं उनको फायदा हो सके। कई जगह उन्होंने फायदा दिया, कई जगह उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए ताकि इस बारे में लोगों को पता चले कि उनके एम्पायर ने उस पर्टिकुलर प्लेस को विजिट किया है। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का यह भी कहना है कि उन्होंने, ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में हो सकता है बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं किया हो बुद्धिज्म को फैलाने में, लेकिन टाइम के साथ वो और ज्यादा डिवोटेड होते चले गए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इवन पर्शिया तक, अफगानिस्तान तक उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया। यह भी कहना है कि जो बुद्धिस्ट स्टैब्लिशमेंट हैं उनको स्टैब्लिश करने में, उनको बनाने में, उनको कंस्ट्रक्ट करने में, उनको एक्सपैंड करने में, उनको और ज्यादा ग्रैंडर देने में भी किंग अशोका का मेजर रोल हम कह सकते हैं। अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, हम ये जो रिलेशनशिप है अशोका का बुद्धिज्म के साथ और उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं कि बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है धम्मा का, अशोका का जो कॉन्सेप्ट है धम्मा का, दोनों क्या रहे, क्या सिमिलर थे, क्या डिसिमिलैरिटीज थी, क्या डिटेल्स थी, अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोका धम्मा के बारे में जो बताते हैं वो ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट रेप्लिका या एग्जैक्टली सेम नहीं कहा जा सकता बुद्धिस्ट धम्मा के। इसका मतलब यह तो बहुत क्लियर है कि किंग अशोका एक बहुत आर्डेंट फॉलोअर हुआ करते थे बुद्धा की टीचिंग के। उसके अलावा वाला पेट्रन थे एक बहुत इंपॉर्टेंट संघा के, लेकिन ऐसा भी लगता है कि शायद बुद्धिस्ट संघा के खुद एक मेंबर ना बने हों। इसके अलावा अशोका खुद प्रोक्लेम करते हैं बुद्धा की टीचिंग्स में खुद के फेथ को अपने खुद के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और दूसरों को भी एनकरेज करते हैं बुद्धिज्म को अपनाने को लेकर। जैसे जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है उसमें उन्होंने खुद ने लिखवाया है या लिखा हुआ है कि शुरू के 2.5 साल के आसपास वो एक ले फॉलोवर के तौर पे रहे। मतलब बहुत ज्यादा शायद उन्होंने एक्सर्ट नहीं किया होगा बुद्धिज्म को लेकर अपने आप को, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, धम्मा के इस कॉज को या धम्मा को फैलाने को लेके, फॉलो करने को लेके उनकी विगोसिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। टाइम के साथ संघ के कहीं और ज्यादा क्लोज होते चले गए और इसके बाद उन्होंने अपने आप को और ज्यादा एक्सर्ट करना शुरू कर दिया धम्मा को लेके, बुद्धिज्म को लेके। सिमिलरली अगर आप माइनर रॉक एडिक्ट 3 देखेंगे जो बैरात या भबरू में मिला है, सिर्फ और कहीं नहीं मिला है, इस इंक्रिप्शन में भी अशोका ग्रीट करते हैं संघा को और अपना जो डीप, बहुत गहरा फेथ है बुद्धिज्म में, बुद्धा में, धम्मा में और संघा में, उसको डिपिक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और इस माइनर रॉक एडिक्ट जो कि सिर्फ बैरात या भबरू में मिला है, उसमें 6 तरह की टेक्स्ट को रेकमेंड करते हैं धम्मा को प्रोफेस करने के लिए, धम्मा को एक्सप्रेस करने के लिए, धम्मा को फॉलो करने के लिए। और अशोका कहते हैं कि जो ये 6 टेक्स्ट हैं ये सभी को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो मॉन्क्स हो, नन्स हो, ले पर्सन्स हो। उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उस पर रिफ्लेक्ट उनको करना चाहिए। और ये 6 की 6 जो टेक्स्ट रेकमेंड करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट 3 के थ्रू, सारी की सारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इसके अलावा अशोका का जो क्लोज रिलेशनशिप रहा संघा के साथ, वो इस बात से भी बहुत एविडेंट है, दिखाई देता है इश्म एडिट के थ्रू, जिसमें वो वॉर्न करते हैं कि कोई भी संघा की रैंक्स में ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब वो चाहते थे कि संघ एक यूनिट की तरह काम करे, या बुद्धिज्म के फॉलोअर्स एक यूनिट की तरह काम करें, या मॉन्क्स एंड नन्स एक यूनिट की तरह काम करें, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह का उसमें कोई डिविजन ना हो। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, अगर आप देखें तो अशोका को शुरुआत में एक वाइल्ड और इविल मैन की तरह डिपिक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अशोका ने बुद्धिज्म को नहीं अपनाया तब तक ग्रेटनेस शायद वो अचीव नहीं कर पाए।
और उन्होंने कहा कि जब अशोका ने बुद्धिज्म के धम्मा को अपनाया, उसके बाद एक सडन ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट हुआ। अशोका एकदम बिल्कुल बदल गए, चेंज हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंसा एंड दीपवंसा, ये दोनों टेक्स्ट हमें बताते हैं कि अशोका का जो इंक्लिनेशन बढ़ा बुद्धिस्ट धम्मा की तरफ, वो उनके एक नेफ्यू हुआ करते थे निगरोधा, जो 7 साल में ही सेंट बन गए थे, मॉन्क बन गए थे। जब उन्होंने अशोका को बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तब अशोका का इंक्लिनेशन बुद्धिज्म की तरह बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर एक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यदाना, और दिव्यदाना में जो नैरेटिव है, इसको जो चाइनीज ट्रैवलर हैं ज़ुआनज़ांग, वो भी सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली अशोका का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ, धम्मा की तरफ इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट डेवलप उनके नेफ्यू ने नहीं किया, बल्कि एक पहले जो ट्रेडर हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, बाद में खुद बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए, जिनका नाम है समुद्रा। और समुद्रा को जब अशोका के टॉर्चर के चेम्बर्स में डाला गया और वहां पर समुद्रा को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगा, तब अशोका बहुत सरप्राइज हुए कि ऐसा क्या कारण है। जब समुद्रा के थ्रू किंग अशोका ने बुद्धिज्म के बारे में जानना शुरू किया, तब उनका इंक्लिनेशन, एसोसिएशन बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जो तीसरी टेक्स्ट है अशोक वदना, ये दोनों जो स्टोरीज हैं, जैसे महावंसा और दीपवंसा में कहा गया है कि अशोका के जो नेफ्यू है निगरोधा, उनके कहने पे बुद्धिज्म में आए या इंक्लिनेशन बढ़ा। वहीं पे दिव्यदाना का कहना है कि समुद्र जो एक मर्चेंट एंड मॉन्क थे, उनके इंफ्लुएंस की वजह से बुद्धिज्म के क्लोज आए। अशोक वंदना इन दोनों स्टोरीज को मिक्स करते हुए एक थर्ड नैरेटिव पेश करते हैं। उनका कहना है कि समुद्र जो एक मर्चेंट के 12 साल के बेटे हुए करते थे, उनके टच में आने की वजह से अशोका का बुद्धिस्ट धम्मा की तरफ इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब 3 अलग अलग नैरेटिव्स, तीनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, लेकिन अशोका के जो खुद के इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिल्कुल इस बात को लेकर साइलेंट हैं कि किस तरीके से उनका इनिशियल अटैचमेंट हुआ बुद्धिज्म की तरफ या बुद्धिस्ट धम्मा की तरफ। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, वो बहुत डिटेल में, बहुत एक्सप्रेशन, इमोशन, सेंटिमेंट के साथ कलिंग का जो वार हुआ या कलिंगा वॉर जो हुआ उसके बारे में बताते हैं। और कलिंग का वॉर हुआ अशोका के राजाभिषेक या कॉन्सिक्रेशन के 9th ईयर में। और कलिंग के वॉर या कलिंग के युद्ध के बारे में अशोका के इंस्क्रिप्शंस 13th मेजर रॉक एडिक्ट तो बताते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहीं पे भी इस कलिंग के वॉर का कोई मेंशन नहीं दिखाई देता है। और अगर आप अशोका का इंस्क्रिप्शन पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये 13th मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंगा के वॉर के बाद जो इमोशंस या ट्रांसफॉर्मेशन या रियलाइजेशन किंग अशोका को हुआ, उसने शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके बिलीफ को, उनके पैशन को। पैसिफिज्म मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वॉर्स नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, और नॉन मिलिट्री विक्ट्री, कि आप सेना के थ्रू, लड़ाई के थ्रू विक्ट्री नहीं करेंगे, आप फिलॉसफी के थ्रू, आप आइडियोलॉजी के थ्रू, आप धम्मा के थ्रू विक्ट्री करेंगे, जीतेंगे। ये इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। वहीं अगर आप माइनर रॉक एडिक्ट 1 देखेंगे तो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अशोका बुद्धा की टीचिंग की तरफ एकदम से अट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आते हुए और ज्यादा इसके बारे में जानते हुए बुद्धिस्ट धम्मा की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहती हैं कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं कि ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें लगता है कि किंग ने जो खुद ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए उस पर क्या लिखा रहना चाहिए, हमें किंग की बात को कहीं ज्यादा ऑथेंटिक मानना चाहिए कंपेयर टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट।
इसके अलावा और भी एविडेंस कि अशोका का पर्सनल फेथ बुद्धिज्म में कैसे ग्रो करता चला गया, यह हमें मिलता है रेमेंडेई और निगाली सागर इंस्क्रिप्शन में भी। जैसे जो रेमेंडेई इंस्क्रिप्शन है, यह कहते हैं कि जब उनका राजाभिषेक हुआ, कॉन्सिक्रेशन हुआ, तो 20 साल के बाद मतलब 21वें साल में अशोका ने लुंबिनी विजिट किया और वहां पर उन्होंने पूजा की। उसके बाद लुंबिनी का जो एरिया था, स्तूपा था, वहां पे उन्होंने एक वॉल बिल्ड करी, एक दीवार बनवाई। इसके अलावा वहां पे उन्होंने पिलर्स इंस्टॉल करवाए, इस बात को कमेमोरेट या मार्क करने के लिए कि अशोका ने लुंबिनी को विजिट किया है। इसके अलावा क्योंकि किंग एम्परर खुद विजिट कर रहे हैं उस जगह को, वहां के जो विलेजर्स थे उनको कई सारे टैक्स कंसेशंस भी दिए, बहुत सारे टैक्स उनके माफ कर दिए। सिमिलरली दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो अशोका के रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। उनका कहना है कि जो इनका कॉन्सिक्रेशन था, राजाभिषेक था, उसके 14th ईयर में अशोका ने जो उस वक्त एक इंपॉर्टेंट स्तूप हुआ करता था, जो कि बुद्धा कोनगमना या कनाकुमानी, जो एक मिथिकल बुद्धा मानते हैं, उनको एंश्राइन करता था, उसकी साइज को डबल किया अपने विजिट की वजह से। तो इस स्तूपा की साइज उन्होंने डबल की अपने 14th ईयर में, और फिर उन्होंने विजिट किया जब उनके 20 साल पूरे हो गए राजाभिषेक को या कॉन्सिक्रेशन को, थ्रोन पे आने को, और उन्होंने वहां पर एक स्टोन पिलर भी इरेक्ट करवाया। पाली क्रॉनिकल्स हमें बताते हैं कि उन्होंने एक ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी कन्वीन किया, और कहां कन्वीन किया होगा? पाटलिपुत्रा, जिसको प्रिसाइड किया मोगलीपुत्ता तिसा ने। और उस वक्त यही ऑब्जेक्टिव था कि इस ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल के थ्रू संघा में जो बहुत सारी अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस आ गई हैं, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस आ गई हैं, कैसे उनको मिलके हटाया जाए, दूर किया जाए, बुद्धिज्म को फिर से एक प्योर फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जाए। और पाली टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, कैनन के हिसाब से, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, और यह ऑर्गेनाइज की गई लॉर्ड बुद्धा की डेथ के जस्ट बाद। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में लॉर्ड बुद्धा की डेथ के लगभग 100 साल बाद, आफ्टर अबाउट 100 ईयर्स। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो थोड़ा डिस्प्यूटेड है कि वास्तव में काउंसिल हुई या नहीं हुई, यह हुई पाटलिपुत्रा में। तो दोस्तों, यह एक शॉर्ट डिस्कशन, एक समरी डिस्कशन हो गया कि लॉर्ड बुद्धा का क्या एसोसिएशन रहा बुद्धिज्म में, क्या इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहती हैं, कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, क्या इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, बुद्धिज्म की तरफ कैसे उनका इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन इनिशिएट हुआ, किसको ज्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं, और किस सोर्स से क्या हमें कहानी पता चलती है अशोका के एसोसिएशन विद बुद्धिज्म के बारे में। महावंशा दूसरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये इस बात को भी मेंशन करते हैं कि लॉर्ड अशोका ने अपने खुद के इंस्क्रिप्शंस तो बनवाए, बहुत सारी जगह खुद ने विजिट किया, 84,000 से ज्यादा स्तूपास और विहारास को एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा उन्होंने थर्ड काउंसिल जब खत्म हुई बुद्धिज्म की, उसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशंस को डिस्पैच किया अलग अलग एरियाज के लिए। जैसे हिमालयन रीजन के लिए उन्होंने भेजा मिजम, कसपगोट्टा, दुंदिबिसारा, सहदेवा और मुलकदेवा। इसके अलावा ये जो स्तूप नंबर 2 है सांची में, सेंट्रल इंडिया में, वहां पर इनके नाम हमें आज भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में महारकिता को भेजा, कश्मीर और गंधारा में उन्होंने मजनिकिता को भेजा। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल इंडिया में भेजा महादेवा और महिसमडाला को। इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न वाल्वा में भेजा लोगों को, वनावी में भेजा, वेस्टर्न डेक्कन में भेजा, उत्तरा में भेजा, म्यांमार और साउथ एशिया में भेजा, और श्रीलंका तक उन्होंने मिशंस को डिस्पैच किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। तो दोस्तों, ये हमें अपना फर्स्ट सब टॉपिक कि किंग अशोका और बुद्धिज्म का क्या एसोसिएशन रहा, साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसके अलावा कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, क्या क्या डिस्पैचेस हुए, अपने इस धर्म को डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो,
या श्रीलंका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, वहां तक अशोका ने अपनी जो एमिसरीज थे या अपने बुद्धिस्ट धम्मा को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे मिशंस को टाइम टाइम पे भेजा जाता रहा। अब इसी से रिलेटेड आज का है हमारा दूसरा सब टॉपिक कि बुद्धिस्ट धम्मा के बारे में बहुत डिटेल में हम लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन अशोका का जो खुद का धम्मा था, क्या वो एग्जैक्ट रेप्लिका या बिल्कुल फोटोकॉपी आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट धम्मा की? जैसा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें अशोका के बुद्धिज्म के इंक्लिनेशन की वजह से उन्होंने बुद्धिज्म से पिक करी, लेकिन बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी रहे अशोका के खुद के धम्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे ज्यादातर जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो इस बारे में मेंशन करते हैं धम्मा के बारे में, और धम्मा एक्चुअली जो धर्म है इसके प्राकृत फॉर्म को आप कहते हैं धम्मा। और अशोका का जो पिलर एडिक्ट 6 है, 6 है, वो मेंशन करता है कि एक प्रैक्टिस डेवलप हुई कि धम्मा को या धर्म को या धर्मा को धम्मा लिपि के थ्रू अलग अलग जगह पे इंस्क्राइब करवाया जाए। और ये जब उनका अभिषेक हुआ उसके 12 साल बाद ये प्रैक्टिस पहली बार स्टार्ट हुई, धम्मा लिपि के थ्रू उनके धम्मा के कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट इंस्क्राइब करवाना शुरू किया गया। और ये 12 साल के बाद से प्रैक्टिस और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, और जब तक उनका एम्पायर रहा, उनकी लाइफ रही, उनका रूल रहा, ऐसा लगता है कि अशोका ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाना हो, चाहे अलग अलग जगह बुद्धिस्ट मिशंस को भेजना हो, काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज करवाना हो, अपने लोगों को प्रीच करना हो। और इन सारे एफर्ट्स के थ्रू ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किंग अशोका ने अपने आप को अशोका धम्मा या बुद्धिस्ट धम्मा के सबसे बड़े पेट्रियार्क के तौर पे, सबसे बड़े टीचर के तौर पे स्टैब्लिश या प्रोजेक्ट करने की उस वक्त कोशिश की। जो इंस्क्रिप्शंस हैं बहुत एलोक्वेंट हैं, बहुत प्रिसाइज हैं कि धम्मा एक्चुअली है क्या। हिस्टोरियंस का हो सकता है अलग अलग असेसमेंट हो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो। इसके अलावा इस बात को लेके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं कि अशोका का पर्सनल फेथ बुद्धिज्म में किस डेप्थ तक रहा होगा, या बुद्धिज्म से उन्होंने कुछ कोर प्रिंसिपल्स को पिक किया और उसको अपने आइडियाज के साथ इवॉल्व करवाने की कोशिश की। ये जो थीम रही अहिंसा की, नॉन इंजरी की, ये जैसे बुद्धिस्ट धम्मा का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अशोका के धम्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, जो बार बार आपको टेक्स्ट बुक्स में, आपको इंस्क्रिप्शंस में मेंशन हुआ दिखाई देता है, एम्फसाइज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर आप रॉक एडिक्ट 1 को देखें तो उसमें अशोका अनाउंस करते हैं कि बहुत सारे तरीके के जो एनिमल सैक्रिफाइसेस हैं, जो बलि दी जाती हैं जानवरों की, एनिमल्स की, उसको बैन कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो रॉयल किचन्स हैं उसमें भी एनिमल्स के सैक्रिफाइसेस को या यूज को फूड में कम कर दिया जाए। सिमिलरली पिलर एडिक्ट 5 कई सारी तरह की रोकें, रुकावटें, प्रोहिबिशंस को मेंशन करते हैं जो अशोका ने खुद ने प्रोमलगेट की। इसके अलावा यह एक सही बात होगी कहना कि हालांकि एज ए रूलर, एज ए एम्परर, एज ए किंग बहुत सारी चीजें हो सकता है वो इंप्लीमेंट करवाना चाहते हों, प्रीच करते हों, खुद बिलीव करते हों, लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इतना लंबा रहा उनके एम्पायर का कि हो सकता है कि वेरिएशंस हो कि किस लेवल तक अशोका एज ए किंग इन सारी प्रीचिंग्स को, धम्मा की, अहिंसा से लेके बाकी सारे जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके धम्मा के, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करवा पाए हों। इसके अलावा आपका कंडक्ट अच्छा हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाएं, ये 2 और इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे अशोका के धम्मा को। अहिंसा इंपॉर्टेंट टेनेट, दूसरा गुड कंडक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रॉक एडिक्ट 9 शुरुआत में ही कहता है कि बहुत सारे टाइप के जो कर्म कांड हैं, सेरेमनीज हैं, खासतौर से जो विमेन परफॉर्म करती हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, इलनेस के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे, या आप जर्नी पे जा रहे हैं उससे जस्ट पहले,
इन रिचुअल्स का, कर्म कांडों का कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहना है कि अगर आपको कोई कर्मकांड करना है, कोई सेरेमनी करनी है, तो आपको धम्मा की सेरेमनी करनी चाहिए, और जिसका फायदा आपको इस बर्थ में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगली लाइफ और उससे अगली लाइफ में भी उसका फायदा आपको मिलता चला जाएगा। और उन्होंने कहा कि धम्मा की सेरेमनी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसके प्रिंसिपल्स हैं। उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर कर्टसी देंगे, चाहे कोई स्लेव हो, चाहे कोई सर्वेंट हो। आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे अपने बुजुर्गों के प्रति, एल्डर्स के प्रति। इसके अलावा आपकी जो डीलिंग्स हैं उसमें आप रेस्ट्रेन करेंगे। इसके अलावा आप लिबरलिटी और रिस्पेक्ट देंगे जो श्रमन्स हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको। रॉक एडिक्ट 11 कहता है कि आप धम्मा की गिफ्ट दीजिए, आप बाकी चीजों की गिफ्ट ना दें, आप सेरेमनीज भी धम्मा की करिए, आप गिफ्ट भी धम्मा का दीजिए, क्योंकि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गिफ्ट है। और अगर आपको धम्मा की गिफ्ट देनी है तो सिमिलर टाइप के ही फीचर्स हैं कि आप स्लेव्स और सर्वेंट्स को कर्टसी देंगे, मदर फादर को आप ओबीडियंस करेंगे, आप जेनरसिटी या लिबरलिटी एक्सरसाइज करेंगे अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने एक्वेंटेंसेस के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, ब्राह्मण्स के प्रति, श्रमन्स के प्रति। इसके अलावा आप जो लिविंग बींग्स हैं उनको आप नहीं मारेंगे, आप पूरी तरह प्रोहिबिट करेंगे ऑफ किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स। पिलर एडिक्ट 2 का कहना है कि धम्मा का मतलब है कि एक तो आप सिंस कम से कम करिए, मतलब पाप कम करिए। इसके अलावा आप अच्छे कर्म करिए, आप कंपैशनेट रहिए, आप लिबरलिटी रहिए, आप ट्रूथफुल रहिए और आप प्योर रहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अशोका के धम्मा के बारे में, जिसमें उनका कहना है आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, आप जेनरस रहेंगे, सिर्फ अपने धम्मा के फॉलोअर्स या कम्युनिटीज के लिए ही नहीं, लेकिन अगर कोई आपके धम्मा को फॉलो नहीं करता, आपके सेक्ट को फॉलो नहीं करता, आपके रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो दूसरे सेक्ट के लोगों को, दूसरे रिलीजन के लोगों, दूसरी कम्युनिटीज के प्रति भी आप टॉलरेंट रहेंगे, आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे, आप एक्सेप्टेबल रहेंगे ऑफ ए डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब यह बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि धम्मा का यह सिर्फ मतलब नहीं कि आप सिर्फ अपने ही कॉन्सेप्ट को, अपनी ही आइडियोलॉजी को, अपनी ही फिलॉसफी को, अपनी ही कम्युनिटी को, अपने ही सेक्ट को स्प्रेड करेंगे। इसका मतलब है कि आप बुद्धिज्म को या अपने धम्मा को तो स्प्रेड करें, प्रोटेक्ट करें, माने, फॉलो करें, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे धम्मा या दूसरे रिलीजन्स को, दूसरे सेक्ट्स को भी आप उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। रॉक एडिक्ट 12 बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जो राजा हैं, किंग हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं, वो रेस्ट्रेन करेंगे, कि वो दूसरी कम्युनिटीज को, दूसरे सेक्ट्स को, दूसरे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बेवजह। और इसका मतलब है कि आप अपने धम्मा के प्रति तो पॉजिटिव रहिए ही रहिए, लेकिन दूसरे रिलीजन्स के प्रति भी आप पॉजिटिव रहेंगे। और मुझे लगता है यही ब्यूटी है इंडियन सिविलाइजेशन की, कि शुरुआत से ही हम बहुत पॉजिटिव, टॉलरेंट रहे हैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स के, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग कम्युनिटीज के प्रति। इसके अलावा अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किंग का, राजा का धम्मा कैसा होना चाहिए, क्या चीजें उसे करनी चाहिए, क्या उसके इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जैसे रॉक एडिक्ट 6 बताता है कि किंग का, राजा का, एम्परर का जो धम्मा है उसके क्या आइडियल्स होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए। और अल्टीमेट, किसी भी किंग का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि जो उसकी प्रजा है, जो उसके लोग हैं, उनका वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। इसके अलावा उसकी जितनी भी डेथ्स हैं उनको कैसे डिस्चार्ज करे और पूरी दुनिया में कैसे हैप्पीनेस लाएं, कैसे लोग खुश रहें, इसके डायरेक्शन में ही काम करते जाना ही किंग का या किसी भी राजा का, किसी भी एम्परर का असली धर्म या धम्म कहा जाए। इसके अलावा रॉक एडिक्ट 2 में जो अलग अलग एक्टिविटीज लिस्टेड हैं कि किंग को अपने धर्म या धर्म के एक्सरसाइज के लिए क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किंग को अपनी प्रजा के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए,
उनको अलग अलग टाइप के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनको प्लांट करने की व्यवस्था करनी चाहिए। रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको ग्रो और प्लांट करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा किंग को कुएं खुदवाने चाहिए ताकि लोग जब जर्नी करें या वो गांव में रहें, शहर में रहें, कस्बे में रहें, तो उनको पानी एटसेट्रा जो कॉमन एमिनिटीज हैं उसकी कोई उनको कमी महसूस ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज्यादातर रिलीजन या ज्यादातर धम्मा या ज्यादातर धर्म सारे सिमिलर टाइप की ही चीज को प्रीच करते हैं, तो ऐसा स्पेशल क्या था अशोका के धम्मा में? एक जो यूनिक चीज है अशोका के धम्मा के बारे में कि अशोका का धम्मा शायद पहली बार होगा एंशिएंट हिस्ट्री में कि लोग तो लोग लेकिन एनिमल्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी क्लियरली बात करते हैं कि आप एनिमल्स को भी हार्म नहीं करेंगे, उनके लिए भी आप प्रोविजनिंग करेंगे। और सिमिलर एक्टिविटीज हमें मेंशन दिखाई देती हैं पिलर एडिक्ट 7। और पिलर एडिक्ट 7 सिर्फ अशोका के ही किंगडम में हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन आसपास के जो रूलर्स हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट में एंटिवस, सिमिलरली साउथ में चोलाज और पांड्याज के किंगडम एम्पायर एरियाज में भी पिलर एडिक्ट 7 हमें दिखाई देता है, मिलता है, जिसमें किंग के क्या रोल होने चाहिए, किंग का क्या धर्म होना चाहिए, धम्म होना चाहिए, इसके बारे में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की डिटेल्स हमें दिखाई देती हैं। और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें किंग को एक एग्जाम्पलरी तौर पे दिखाया गया है कि किंग ही लीड करेगा धम्मा को, उसके आइडियाज को, उसके एक्शंस को, उसके स्प्रेड को, उसकी प्रीचिंग को, उसको फॉलो करने में। इसका मतलब किंग अशोका ने अपने आप को एम्पायर के पैट्रियार्क के तौर पे जो टीचर है मेन धम्मा का, जो स्प्रेडर है मेन धम्मा का, उसके तौर पे भी अपने आप को रखते हुए अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने किंग को धर्मा के मेंटेनर के तौर पे, जो कि इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पहले से था, उसके सिमिलर तरीके से इसके अलावा एक टीचर के तौर पे कि सिर्फ मैं प्रोटेक्ट ही नहीं करूंगा धर्मा को, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा भी, प्रोक्लेम भी करूंगा। अगर उसमें कुछ सुधार करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, बदलाव करना है, वो भी मैं करूंगा एज ए किंग। प्रोपोगेट भी करूंगा, सिर्फ अपने ही किंगडम में नहीं, दूसरे किंगडम्स में भी। ये दूसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है अशोका के धम्मा का, क्योंकि वैदिक टाइम से हम देखते हैं कि किंग को हमेशा धर्मा के प्रोटेक्टर के तौर पे, मेंटेनर के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन इससे पहले शायद किंग उसको टीच करे, प्रोक्लेम करे, उसको प्रोपोगेट करे, ये शायद देखने को हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है जो हमें रॉक एडिक्ट 4 में दिखती है। अशोका ये जो ड्यूटी है धम्मा को प्रोटेक्ट करने में, मेंटेन करने में, टीच करने की, प्रोक्लेम करने की, प्रोपोगेट करने की, इस ड्यूटी को बाकी सारी ड्यूटी से ऊपर रखते हैं कि किंग का मेन काम शायद युद्ध में लड़ना नहीं है, धम्मा के प्रोटेक्टर के तौर पे, टीचर के तौर पे, प्रोपोगेटर के तौर पे एक्ट करना शायद उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, एज पर अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें रॉक एडिक्ट 4 में क्लियरली दिखाई देता है। एक और रिमार्केबल, एक और बड़ा इनोवेटिव एस्पेक्ट है अशोका का जो आइडिया रहा धम्मा का। उन्होंने कहा कि जो किंग का धम्मा है या धम्मा ऑफ ए किंग है कि वॉरफेयर, लड़ाई, युद्ध को छोड़ दें, त्याग दें। और उन्होंने कहा कि युद्ध का मतलब, जीतने का मतलब वॉरफेयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सही तरीके से लोगों का माइंड आप जीतिए, उनका फेथ आप जीतिए। और उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया कि मुझे वॉरफेयर या युद्ध के थ्रू विजय प्राप्त नहीं करनी। अशोका ने कहा मुझे धम्म विजय प्राप्त करनी है, मतलब धर्म के थ्रू, धम्म विजय के थ्रू मुझे एम्पायर को, किंग्स को, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना है। तो जो अर्थशास्त्र का धर्म विजय था, उसके ऑपोजिट आप कह सकते हैं धम्म विजय, कि विजय तो आप प्राप्त करेंगे लेकिन वॉरफेयर के थ्रू नहीं। अशोका के जो गोल्स रहे, एक्टिविटीज रहे, वो एक आइडियल किंग की तरह प्रोजेक्ट किए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा। इसका मतलब एक सही चीज करने वाला, सही कर्म करने वाला
राइटियस यूनिवर्सल रूलर किंग अशोका। और किंग ने इस तरीके से, इस धम्म विजय के थ्रू, राइटियसनेस के थ्रू, बिना किसी वायलेंस या फोर्स के थ्रू चाहूं और अपने किंगडम को स्टैब्लिश किया। और क्योंकि धम्म विजय में किसी तरह की लड़ाई इन्वॉल्व नहीं है, वॉर इन्वॉल्व नहीं है, हिंसा इन्वॉल्व नहीं है, तो जो इनके राइवल्स रहे या दूसरे किंगडम्स रहे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने इस धम्म को अपना लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के बजाय इन्होंने धम्मा कॉन्क्वेस्ट, धम्मा को स्प्रेड करना या धम्म विजय को स्प्रेड किया, फैलाया, उस पर फोकस किया, उसमें बिलीव किया। यह एक और यूनिक फीचर है अशोका के धम्मा का। अब अगर आप 13th मेजर रॉक एडिक्ट देखें तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है धम्म विजय का, उसमें अशोका इसको और एक कदम आगे ले जाता हुआ दिखाई देते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी आर्मीज भेजने के बजाय धम्म विजय प्राप्त अटेन करने के लिए मैं धम्मा मिशनरीज को भेजूंगा, मैं मिशंस को भेजूंगा। और ये जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, ये इंस्क्रिप्शन जो कलिंगा का वॉर है उसके बारे में, अशोका के अकाउंट या डिटेल्स के बारे में हमें बताता है। और यह हुआ अशोका के राजाभिषेक के 9वें साल में। और जब कलिंगा का वॉर हुआ जिसमें हजारों लाखों लोगों की डेथ हुई, तो उस वक्त किंग अशोक को बड़ा रिमोर्स, गिल्ट फील होता है कि ये जो वॉर है इससे सिर्फ तबाही मिलती है, इससे किसी का फायदा नहीं है। तो इस वजह से, ताकि किसी को फिर से इन सफरिंग के थ्रू ना गुजरना पड़े, मैं वॉर को छोड़ के धम्म विजय पे अब ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, आपको कॉन्कर करना है, तो धम्म विजय इज द बेस्ट काइंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और उन्होंने कहा कि जो किंग है, उन्होंने ये धम्म विजय, मतलब अशोका ने स्वयं ने धम्म विजय प्राप्त की यवनाज, कंबोजाज, नबकाज, नपंटिकाज, भोजाज, पितिनकाज, आंध्राज, पुलिंदाज, चोलाज एंड पांड्याज के किंगडम तक, मतलब बहुत लार्ज एक्सपेंस में वो धम्म विजय या धर्म की विजय अपने एमिसरीज, अपने इन्फ्लुएंस, अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचा के, अशोका के धम्मा को पहुंचाकर प्राप्त उस वक्त उन्होंने करने में बहुत सक्सेसफुल रहे। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, और यही कहीं ना कहीं अशोका को द ग्रेट अशोका का टाइटल देता है कि धम्म विजय उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो स्प्रेड की ही की, लेकिन इजिप्ट में उस वक्त के जो किंग रहे, एंटिचस II, पोटलेमी एंड फिलाडेल्फिस, सिमिलरली नॉर्थ अफ्रीका तक, मागाज ऑफ सिरीन, सिमिलरली मैसिडोनिया तक, एंटीगोनस गोनाटास, सिमिलरली अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस या जिसको कोरिंथ भी कहा जाता है, वहां तक उन्होंने अपने एमिशरीज को भेजा, अपने धम्म को एस्टैब्लिश किया। और जो एडिक्ट है 13th मेजर रॉक एडिक्ट, उसकी एंडिंग में हमें दिखाई देता है कि किंग अशोका ये उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि मेरे बाद के जो रूलर्स रहेंगे मौर्यन एम्पायर के, मुझे उम्मीद है कि फिर से हथियार नहीं उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि धम्म विजय का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लोगों को बेवजह वॉर्स में सफर नहीं करना पड़ेगा। तो कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसमें उन्होंने वॉर या युद्ध को त्यागने और धम्म विजय को बढ़ाने का डिसीजन लिया, हो सकता है एक बड़ा पैसिफिज्म उनमें आ गया हो कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आप रॉक एडिक्ट 2 देखेंगे, धौली और जागोड़ा में जो हमें मिला है, उसमें वो फॉरेस्ट लोगों को क्लियरली एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए नजर आते हैं कि अगर आपने इन रूल्स को नहीं माना तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टोटली पैसिफिज्म को अपना लिया हो। उनको जहां शायद फोर्स की यूज करने की जरूरत पड़ती होगी, उन्होंने उस ऑप्शन को भी चाहे लिमिटेड फॉर्म में ही ओपन उस वक्त रखा होगा। सिमिलरली अगर आप पिलर एडिक्ट 6 देख लेंगे कि ये जो प्रैक्टिस रही कि धम्मा के एडिक्ट्स को आप इंस्क्राइब कराएंगे अलग अलग जगह, खास तौर से स्टोन पे, पत्थर पे, ये अशोका का राजाभिषेक हुआ उसके 12 साल मतलब 13वें साल से ये प्रैक्टिस हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और उस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना ना जानते हों, तो अशोका ने इस बात के भी बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए कि लोग बोल के
ओरल प्रोपगेशन के थ्रू भी उनके मैसेजेस उनकी जनता तक, किंगडम्स तक या बाकी आसपास के जो एम्पायर्स हैं वहां तक पहुंचा पाए। जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें किंग अशोका अपने सब्जेक्ट से बोलते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारे जो एडिक्ट्स हैं वो एक फ्रेज के साथ शुरू होते हैं, दस स्पीक्स देवनाम पिया पिया दासी। तो जैसा हमने शुरुआती लेक्चर्स में कहा कि हिस्टोरियंस को शुरुआत में समझ नहीं आया कि ये देवनाम पिया पिया दासी हैं कौन, बाद में समझ में आया कि किंग अशोका को ही रिप्रेजेंट करता है ये फ्रेज देवनाम पिया पिया दासी। और कई सारे सेपरेट रॉक एडिक्ट्स इस बात को भी सजेस्ट करते हैं कि जब ओरली अशोका के धम्मा को प्रोपोगेट किया जाता था तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पवित्र दिनों में, ऑस्पिशियस डेज में, जैसे फुल मून डेज हो गए हों, आषाढ़ हो, कार्तिक हो, फागिन हो या तिस्या कॉन्स्टेलेशन के दिन हो, उसमें उस धम्म के प्रीचिंग को सुना करते थे। तो अशोका के जो मैसेज है धम्मा का, ये ओरली प्रोपोगेट हुआ, जैसे कुमाराज में, युताज में, राजुकाज में, महामाताज में, अंत महामाताज में, पुलिसानी या उनकी परिषद के जो मेंबर्स थे उनमें, और जब वो ट्रैवल करते थे तो अपने साथ इस धम्म की प्रीचिंग्स को भी दूसरे एरियाज में ले जाते थे। जो रॉक एडिक्ट थर्ड है, उनका कहना है कि राजुकाज और प्रादेशिकाज जब टूर्स पे जाते थे हर 5 साल में इंस्पेक्शन पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो अपनी ड्यूटीज तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। अगर आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है आप वो करेंगे, आपको डिस्प्यूट सेटल करने आप वो करेंगे, आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है आप वो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक और रोल होगा कि आप धम्मा को प्रीच करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे फैलाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ किंग अशोका। और किंग अशोका ने एक स्पेशल कार्डा क्रिएट किया धम्म विजय के लिए, धम्म को फैलाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, और उनको कहा गया धम्मा महामाताज। और ये उन्होंने किया अपने अभिषेक या कॉन्सेक्रेशन के 13वें साल में। जैसे रॉक एडिक्ट 5 कहते हैं कि ये जो धम्मा महामाताज होंगे इनका काम होगा कि धम्म को फैलाएंगे अपने किंगडम में, बॉर्डर किंगडम्स में, बॉर्डर लोगों में, चाहे वो यूनाज हो, कंबोजाज हो, गंधाराज हो, ऋषिदिकाज हो या पितनिकाज हो। इसके अलावा जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं उनको भी वो कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनके भी वेलफेयर की, हैप्पीनेस की, सर्वेंट्स की, मास्टर्स की, ट्रेडर्स की, फार्मर्स की, ब्राह्मणास की, प्रिजनर्स की, जो एजेड हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, पुअर हैं, किंग के रिलेटिव हैं, इन सब का भी वो ख्याल रखेंगे। तो अशोका ने धम्मा के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया आयाम दिया, नया डायमेंशन दिया और अपने आप को चीफ डिसेमिनेटर ऑफ धम्मा, धम्मा को फैलाने का जो मुख्य काम है वो खुद के ऊपर ले लिया। जो मेजर रॉक एडिक्ट 8 है उसमें कहा गया है कि अशोका से पहले जो किंग्स हुआ करते थे वो टूर्स पे जाया करते थे, कई बार हंटिंग के लिए जाया करते थे, कई बार अपने लेजर के लिए जाया करते थे, प्लेजर के लिए जाया करते थे, लेकिन अशोका ने अपने अभिषेक के 10 साल बाद ही अपनी पिलग्रिमेज करी बोध गया और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं प्लेजर टूर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा धम्मा यात्रास पे। तो पहले जो विहार यात्रास हुआ करती थी, विहार यात्रास हुआ करते थे, प्लेजर टूर्स हुआ करते थे, उसको अशोका ने रिप्लेस किया धम्मा टूर्स के थ्रू, धम्मा यात्रास के थ्रू। जो धम्मा यात्रास हैं उसमें जो भी मिशंस थे वो ब्राह्मण्स को, श्रमन्स को विजिट करते थे, उनको गिफ्ट देते थे, जिनकी एज हो जाती थी उनको विजिट करते थे, उनको गोल्ड देते थे, कंट्री साइड में लोगों से मिला करते थे, उनको धम्मा में इंस्ट्रक्ट करते थे, प्रीच करते थे, क्वेश्चन करते थे, आंसर करते थे धम्मा के बारे में। और अशोका कहते हैं कि मुझे धम्मा टूर से या धम्मा यात्रा से कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन, प्लेजर मिलता है पहले के जो रॉयल प्लेजर्स के टूर्स हुआ करते थे, जिनको विहार यात्रास कहा जाता था, उनके मुकाबले। और ये जो वर्ड है धम्मा, इसके लिए ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में भी हमें एक वर्ड मिलता है जो कहा जाता है यूसेबिया पैटी, और अरेमाइक इंस्क्रिप्शंस में भी इसको कहा जाता है क्विस ट्रुथ या डेटा लॉ। इसका मतलब धम्मा का कॉन्सेप्ट मैसेडोनिया तक, ग्रीक्स तक, पर्शिया तक हमको उस वक्त स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो ग्रीक और अरेमिक इंस्क्रिप्शंस हैं, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कही जा सकते अशोकन एडिक्ट्स के, लेकिन कई चीजें हमें रेफर करती हैं अशोका के धम्म के स्प्रेड के बारे में,
कुछ बेसिक टेनेट्स ऑफ अशोका धम्मा के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे आज के दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स खत्म होते हैं कि अशोका और बुद्धिज्म का क्या इंटरप्ले रहा और अशोका का धम्मा किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे, क्या उसकी यूनिकनेस रही। अब मूव करते हैं आज के तीसरे सब टॉपिक पे कि मौर्यन एम्पायर का क्या स्कल्पचर और आर्किटेक्चर रहा। जो डिस्कवरीज हैं खासतौर से धोलावीरा, वो हमें इंडिकेट करती हैं कि जो मॉन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो शुरुआत हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा गैप रहा। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा स्कल्पचर या आर्किटेक्चर के रिमेन्स अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर राइज हुआ तो फिर से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद स्टोन के स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंटल फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद मौर्यन एम्पायर वो पहला पीरियड रहा होगा जहां पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई कि एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ आ गई, अर्बन एलिटिस्ट या एलिटिज्म बढ़ने लगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। तो शायद कहीं ना कहीं इन सबको कोडिफाई या ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बार फिर से जो स्टोन के स्कल्पचर हैं और आर्किटेक्चर हैं मॉन्यूमेंटल फॉर्म में, उनको यूज किया जाना जरूरी हो गया। और यह भी कहा जाता है कि मौर्य पीरियड की जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट नहीं है, एक्चुअली वो उस वक्त की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या उस वक्त की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनको भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त की जो आर्ट थी उसको रॉयल पैट्रोनेज, आर्टिस्टिक एक्टिविटी हेविली इन्फ्लुएंस होगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से। और इस वजह से मौर्यन एम्पायर के जो आर्ट और आर्किटेक्चर के रिमेन्स हमें मिलते हैं वो मौर्यन किंग्स की डायरेक्ट पैट्रोनेज से हेविली इन्फ्लुएंस थे। इसके बहुत सारे एविडेंस इंडिकेशंस हमें मिलते हैं और खासतौर से किंग अशोका के इन्फ्लुएंस के। और इस वजह से मौर्यन एम्पायर की आर्ट को सिर्फ आर्ट नहीं कहा जाना चाहिए, उसको कोर्ट आर्ट कहा जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आर्ट के लिए आर्ट नहीं थी। कोर्ट या किंग्स या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो चाहती थी, आर्ट उससे बहुत हैविली डिराइव्ड हमें मिलती है मॉडर्न एम्पायर में। इसके अलावा स्टोन स्कल्पचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन्स भी मिलते हैं, रिंग स्टोन्स भी मिलते हैं, डिस्क स्टोन्स भी मिलते हैं। इस वजह से कई तरह की पॉपुलर आर्ट हमें मॉडर्न एम्पायर के पीरियड की दिखाई देती है, मिलती है, जो हो सकता है कहीं ना कहीं लाइफ्स में लोगों क्या चल रहा होगा, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होंगे, पॉलिटिकल क्या सेटअप होगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होंगी, ऑर्डिनरी लोगों की क्या लाइफ होगी, किस तरह का पैट्रोनेज होगा, इस सब से इन्फ्लुएंस होते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अब जब भी मॉडर्न एम्पायर के दौरान स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की बात होती है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग रेज करते हैं कि क्यों कि मौर्यन एम्पायर उस वक्त ग्रीक्स तक, पर्शिया तक, साउथ ईस्ट एशिया तक, सदर्न इंडिया तक स्प्रेड हुआ करता था, तो क्या मौर्यन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर भी हेविली इन्फ्लुएंस्ड हुआ करता था वेस्ट से, खासतौर से पर्शिया से? और कई सारे इसके आंसर हैं। अगर आप कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स देखें एस सेटर की 2003 में, तो उनका कहना है कि जो आर्टिशियंस थे जिन्होंने अशोकन एडिक्स को शायद इंस्क्राइब किया हो, चाहे आप छपड़ा में देख लीजिए, आप ब्रह्मगिरी में देख लीजिए, जातिंगा में देख लीजिए, रामेश्वर में देख लीजिए, सिद्धापुर में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस दिखाई देता ही है, चाहे वो पर्शियन स्कल्पचर्स हो, आर्किटेक्चर हो उसका, और कुछ इन्फ्लुएंस शायद हमें ग्रीक आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स का भी दिखाई देता है। जैसे एक पिलर फ्रैगमेंट डिस्कवर किया गया 1903 में कुमराहार, पटना में बाय वाडल, और 1912-1913 में डीबी सुपनार ने एक 72 पिलर्स का एक बड़ा हॉल, और ये 72 पिलर्स चेस बोर्ड पैटर्न पे अरेंज थे। उसके बाद कुछ साल बाद 8 और पिलर्स सेम जगह कुमराहार, पटना में डिस्कवर किए गए, तो टोटल 80 पिलर का ये हॉल हो गया।
एक्सकेवेट किए गए और ऐसा लगता है कि जो 80 पिलर्स हैं ये चुनार सैंडस्टोन बफ कलर्ड के बनाए गए थे, बड़े स्मूथ हैं, पॉलिश्ड इनका सरफेस है। जितने भी पिलर्स मिले हैं शायद डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए, कंप्लीट इनमें से एक भी नहीं है। और कईयों के तो सिर्फ डायमेंशंस को आप एस्टिमेट ही कर सकते हैं कि शायद इतना लंबा रहा होगा या ये डायमेंशन रही होगी। और अगर आप इस आर्किटेक्चर को देखें तो इनकी जो शाफ्ट है ऐसा लगता है कि लगभग 9.91 मीटर्स के आसपास लंबी रही होंगी और इनका जो क्रॉस सेक्शन है, डायमीटर है, वो प्रोबेबली 75 मीटर्स होगा बेस के आसपास और टेपर होते होते, पतला होते होते लगभग 55 सेंटीमीटर्स होगा टॉप पार्ट पे। और ज्यादातर या सभी के सभी आप कह सकते हैं कि सेम चुनाट सैंडस्टोन या बफ कलर्ड चुनाट सैंडस्टोन के ही बने हैं, फ्री स्टैंडिंग हैं, अपने आप में ही खड़े हैं। यह भी लगता है कि हो सकता है कभी ना कभी इनके ऊपर रूफ रही हो, छत रही हो, जो हो सकता है टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो सिर्फ आज की तारीख में हमें पिलर्स ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इन सभी पिलर्स, पूरे 80 के 80 पिलर्स के ऊपर एक छोटा सा होल आपको दिखाई देता है जिसमें एक मेटल डावल आप फिट कर सकते हैं ताकि शाफ्ट के ऊपर कोई भी कैपिटल आपको लगानी हो उसको आप फिट कर लेंगे और उसके ऊपर अगर आपको रूफ लगानी हो, छत लगानी हो, ले करनी हो, उसको आप कर पाएंगे। और कई सारे जो पिलर्स हैं इनके बेस पे जो मेसन रहे, कारीगर रहे, उनका भी कुछ ना कुछ एक साइनेज या आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। जैसे क्रेसेंट ऑन हिल सेम साइनेज हमें दिखाई देता है जो उस वक्त के पंच मार्क्ड कॉइन्स थे उनके ऊपर भी। तो हो सकता है सेम ही कारीगर हो, कारपेंटर्स हो, मेसन्स हो। इसके अलावा कुम्हरार पटना में जो ये 80 पिलर का हॉल मिला, यहां पे बहुत सारी क्वांटिटी में ऐश मिलती है या जली हुई लकड़ी, बर्न्ट वुड मिलती है, तो ऐसा लगता है कि उस वक्त का जो फ्लोर होगा या रूफ होगी शायद वुड से बने होंगे, बाद में इसमें फायर लग गई होगी, आग लग गई होगी, तो सब कुछ शायद ऐश या राख में कन्वर्ट हो गया होगा। इसके अलावा यह भी कहना है कि यह जो हॉल है कहीं ना कहीं एक कैनाल के थ्रू शायद जो सोन रिवर है, नदी है, उससे भी उस वक्त कनेक्ट रहा होगा। सुपनर का यह कहना है एक बड़ा जो पिक्यूलियर फीचर है, ये जो पिलर्ड हॉल है पटना में कुम्हरार का, मौर्यन एम्पायर के टाइम का, जिस तरीके से बना है, एग्जैक्टली सिमिलर फैशन का हॉल हमें, अगर आप देखें, जो पर्सोपोलिस है ईरान में, उस वक्त के जो किंग थे डेरियस, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस जिसको कहा जाता है, उसमें जो हॉल का स्टाइल है, पिलर्स हैं, वो इस हॉल से काफी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो यह भी हो सकता है कि हालांकि जो मौर्यन एम्पायर के टाइम का कुम्हरार का हॉल है वो शायद इतना एलैबोरेट नहीं है जितना पर्शियन पैलेसेस हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्शियन आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस मौर्यन आर्किटेक्चर के ऊपर भी देखने को मिलता है। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि इस 80 पिलर्ड हॉल, 80 पिलर्स इस हॉल में खड़े हैं, क्या इसका यूज होता होगा? क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, कांग्रेगेशन के लिए, डिस्कशंस के लिए? यह अभी तक भी क्लियर नहीं है। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया जो क्लियरली ये आर्टिकुलेट कर सके कि एक्चुअली 80 पिलर्ड हॉल किस पर्पस के लिए उस वक्त यूज हुआ करता होगा। तो जो ये फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स हैं, कई लोगों का यह भी कहना है ये शायद सिंबलाइज करते होंगे एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड को, एक्सिस मुंडी भी कह सकते हैं, जो अर्थ मतलब जमीन और हेवन मतलब स्वर्ग को सेपरेट करते होंगे इन पिलर्स के थ्रू। बट जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पिलर्स और भी हैं। पिलर्स तो हैं लेकिन उन पर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे रामपुरवा में जो बुल कैपिटल के साथ हमको पिलर मिला है उस पर कोई इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब नहीं है। सिमिलरली वैशाली में लॉइन कैपिटल के साथ जो पिलर मिला है उसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। सिमिलरली कोसाम पिलर जो है उसमें कोई कैपिटल नहीं है, कोई उसमें इंस्क्रिप्शन नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पहले से जो पिलर्स बने हो सकता है अशोका ने बाद में कई सारे पिलर्स पे अपनी टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को, धम्मा को, सर्मन्स को, रूल्स को बाद में लिखवाया हो, इंस्क्राइब करवाया हो। अशोका के जो पिलर्स हैं ये फॉर्म में, डायमेंशंस में काफी सिमिलर टाइप के हैं एक दूसरे से। और जो सैंडस्टोन चुनार में जो अभी मिर्जापुर में पड़ता है, वहां जो क्वेरी किया जाता होगा या खोदा जाता होगा, खदानों से निकाला जाता होगा, उसी के सारे 80 के 80 पिलर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा
मोनोलिथ हैं ये पिलर्स, मतलब एक ही सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ही सारे के सारे कार्व किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग पीसेस से जोड़ के बनाए हो, एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से निकाले गए हैं। जो पिलर्स हैं ये पॉलिश्ड हैं, लश्रस हैं, लेकिन वहीं दिल्ली मेरठ पिलर या उस एरिया में जहां पे बड़ी कंफ्लिक्टिंग टुमिल्टस हिस्ट्री रही, वहां के जो पिलर्स हैं जहां पे पॉलिश नहीं मिलते, उसके मुकाबले ये जो पिलर्स हैं ये कहीं ज्यादा पॉलिश्ड हैं, कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, कहीं ज्यादा लश्रस हैं। तो जो दिल्ली मेरठ पिलर हैं, एक तो पॉलिश नहीं है, लश्रस नहीं है, साथ ही साथ उनका कोई बेस नहीं है, प्लेन है, स्मूथ सर्कुलर शाफ्ट हैं जिनकी हाइट रफली 12 से 14 मीटर्स के आसपास होगी। और इन पिलर्स में एक सिलेंड्रिकल बोल्ट है जो कि जो मेन शाफ्ट है इसको एक कैपिटल से अटैच करने का काम आता है। और कैपिटल क्या होता है? एक स्टोन है, अलग अलग शेप में उसको आप कार्व कर सकते हो। जनरली इन्वर्टेड लोटस, जैसे कमल के फूल को अगर आप उल्टा कर दें तो जैसे मंदिरों में घंटी होती है उस तरह का वो शेप ले लें, जिसको बेल कैपिटल भी कहा जाता है, उसको शाफ्ट से अटैच करने के काम में आते थे। उसके ऊपर अबैकस है जो सपोर्ट करता है एनिमल्स को या एनिमल को क्राउन करने के काम में। और जो अबैकस है स्क्वायर हो सकता है, प्लेन हो सकता है, शुरुआत के पिलर्स में सर्कुलर भी हो सकता है, और बाद के पिलर्स में कार्व्ड बेसिकली हमको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और पिलर्स के जितने भी पार्ट हैं ये राउंड में कार्व्ड हैं सारे साइड्स में। इसका मतलब पिलर्स का पर्पस था कि जो भी ऑडियंस हो वो चारों तरफ से व्यू ले सके इन पिलर्स का। जो मोटिव्स हैं अशोकन पिलर्स के साथ एसोसिएटेड काफी रिच हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी है, कुछ सिंबोलिज्म भी है। और उस वक्त के जो अलग अलग इंडिया के रिलीजियस ट्रेडिशंस होते होंगे उनको रिफ्लेक्ट या उनके साथ रेजोनेंस या उनके साथ सिंक या सिनर्जी में भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे फ्लावर डिजाइन्स मिलते हैं, जैसे हमने कहा कि इन्वर्टेड लोटस, लोटस के साथ साथ हमको पैलमिट या हनी साकल, इसके अलावा जो कैपिटल्स हैं ज्यादातर एनिमल्स की हैं, किसी ना किसी एनिमल को रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे वैशाली में जो हमें कैपिटल मिलती हैं वो लॉयन को रिफ्लेक्ट करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ में भी जो कैपिटल दिखाई देती हैं वो भी लॉयन को रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो एनिमल कैपिटल्स हैं, जैसे आप वैशाली में देख लीजिए, लौरिया नंदनगढ़ में देख लीजिए, या रामपुरवा के एक पिलर पे देख लीजिए, यहां पे लायन कैपिटल दिखाई देती हैं। वहीं पे 4 लायंस, क्वाड्रिपल लायंस हमें दिखाई देते हैं सांची सारनाथ कैपिटल्स में। रामपुरवा के जो पिलर्स हैं उस पे बुल कैपिटल हमें दिखाई देती हैं। एक एलिफेंट कैपिटल दिखाई देती है सन के सामने, लेकिन सन के सामने जो एलिफेंट कैपिटल है उसके पास पिलर, उसके नीचे पिलर नहीं है। सांची और सारनाथ की जो कैपिटल है उसमें हमें स्पोक्ड व्हील, चक्र भी बने हुए दिखाई देते हैं। और सांची का जो पिलर है उसका जो अबैकस है उस पर एक पीकिंग गीज दिखाई देता है। वहीं सारनाथ का जो पिलर है उस पे बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन और ये सभी सेपरेटेड है एक व्हील से, चक्र से। अच्छा, इंडिया का नेशन स्टेट का जो एम्बलम है, सिंबल है, वो हमने कहां से लिया होगा? वो जो सारनाथ कैपिटल है, सारनाथ पिलर है जिसपे बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन सेपरेटेड बाय व्हील्स है, वहां से इंस्पायर्ड है, वहां से लिया गया है। जो स्कल्पचर मोटिव हैं उनको ऐसा माना जाता है कि उस वक्त की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी उनके साथ कहीं ना कहीं हार्मनी में होंगे ही होंगे। इसके अलावा अशोका का जो धम्मा का कॉन्सेप्ट था उसके साथ भी हार्मनी में उनको रखा गया होगा कि धम्मा किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी तरह का कैपिटल, उसी तरह का पिलर, उसी तरह के एनिमल को उस वक्त के जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स हैं, उसमें डिजाइन किया होगा, कार्व किया होगा, डिफाइन किया होगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रहे, चाहे लोटस के रहे, चाहे किसी एनिमल के रहे, चाहे चक्रा रहे, चाहे लायन रहे, चाहे एलिफेंट रहे, क्या बेसिकली रिफ्लेक्ट करते रहे होंगे उस वक्त के ट्रेडिशंस के हिसाब से। क्योंकि कोई भी आर्ट है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स हैं, उस वक्त के ट्रेडिशंस का ही रिफ्लेक्शन उस वक्त की सोसाइटी का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, फिलॉसफी का, रिलीजन का कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता ही है। चाहे ये एंशिएंट इंडिया हो, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आज का जमाना हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, हमेशा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। जैसे लोटस सिंबल, कमल का फूल सिंबलाइज करता है प्योरिटी को,
फेकेंडिटी को इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पहले से, बाद के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट रहे उसमें लोटस फ्लावर्स को इस तरीके से खिलता हुआ दिखाया गया है कि जब लॉर्ड बुद्धा शुरू में जब किंग सिद्धार्थ थे, उन्होंने जब बर्थ ली और अपने 7 स्टेप्स लिए तो वहां पर कमल खिलना शुरू हो गए। सिमिलरली जो चक्र है या व्हील है, ये हमें वैदिक टाइम से वैदिक टेक्स्ट में किसके सिंबल के तौर पे दिखाई देते हैं? क्रिएशन और टाइम, काल चक्र के तौर पे। लेकिन ऐसा लगता है कि अशोकन कैपिटल्स में इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। इसको आप चाहें तो धर्म चक्र के तौर पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट धर्म चक्र के तौर पे ही अशोकन कैपिटल में इसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसका मतलब वो चक्र, वो व्हील, वो पहिया जो धर्म या धम्मा को फैलाता रहे, और लॉर्ड बुद्धा का जो पहला सरमन रहा उसको और ज्यादा फैलाए, उसको स्प्रेड करे, ये धर्म चक्र रिप्रेजेंट करता है। आप बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में भी जाएंगे, आप गोल गोल जो घुमाते चले जाते हैं उसको ही धर्म चक्र कहा जाता है। इसके अलावा चक्र शुरुआत से सॉवरेनिटी या पावर के साथ एसोसिएट होता देखा गया है, और जो चक्र है इसको कई बार एलिफेंट के साथ, हॉर्स के साथ भी एक साथ अटैच करके उस वक्त रिप्रेजेंट किया गया है। तो महासुदर्शना जो सुत्ता है उसके हिसाब से जो भी चक्रवर्ती सम्राट हो, किंग हो, उसके पास 7 तरह के खजाने होने चाहिए, 7 टाइप्स ऑफ ट्रेजर्स, जिसमें चक्र भी एक इंपॉर्टेंट खजाना है। व्हील्स होने चाहिए, एलिफेंट होने चाहिए, हॉर्सेस होने चाहिए, और भी कई तरह की चीजें होने चाहिए, तभी कोई किंग चक्रवर्ती सम्राट बन पाएगा। अब डिस्कस कर ले लायन। लायन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंशिएंट ट्रेडिशन में सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी सिविलाइजेशन में भी लायन को एक सोलर सिंबल के तौर पे देखा गया है, एक्सपीरियंस किया गया है। वहीं बुद्धा के केस में लायन को साक्या सिम्हा कहा गया है। मतलब बुद्धा जो साक्या क्लैन को बिलोंग करते थे, उसमें एक लायन की तरह उनको डिपिक्ट किया गया है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। सिमिलरली एलिफेंट या हाथी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से जो फ्यूचर में जो बुद्धा होंगे, अपनी मदर के गर्भ में, वूम में एक व्हाइट एलिफेंट की तरह एंटर करेंगे और जो माया को सपने में दिखाई देंगे। जैना ट्रेडिशंस में अगर आप देखें, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट बुल और लायन उन 14 सिग्निफिकेंट ड्रीम्स में दिखाई देते हैं जो लॉर्ड महावीरा की मदर त्रिशाला को दिखाई देते हैं जब लॉर्ड महावीरा उनके गर्भ में होते हैं, जब वो लॉर्ड महावीरा को कंसीव करती हैं। जो एलिफेंट हैं, ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में गॉड इंद्रा के वाहन के तौर पे हमेशा से डिपिक्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो गॉडेस लक्ष्मी जी हैं, जब अपने गज लक्ष्मी फॉर्म में आती हैं तो भी एलिफेंट को या हाथी को उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। मतलब उस वक्त के जो मेजर ट्रेडिशंस थे, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या हिंदुइज्म हो या एंशिएंट टेक्स्ट हो, वैदिक टाइम्स हो, कहीं ना कहीं इन डिफरेंट एनिमल्स या इन डिफरेंट फ्लावर्स या डिफरेंट सिंबल्स का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस था। इस वजह से उस वक्त की सोसाइटी को या ट्रेडिशनल सोसाइटी को या ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हुए अशोकन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में ये सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं। सिमिलरली जो बुल है, फर्टिलिटी का सिंबल है बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स में, और ये हमें दिखाई देते हैं कि जब लॉर्ड बुद्धा बॉर्न हुए तो बुल शायद कहीं ना कहीं उस चीज को रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंट करते होंगे। और जो लेटर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, बाद के बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, हॉर्स या घोड़ा सिंबलाइज करता है। जब सिद्धार्थ अपना घर छोड़ते हैं तो एक तरीके से घोड़े पे शायद वो उस घर को छोड़ रहे हों। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये एक मिथिकल एनोटाटा, एक लेक जो सिचुएटेड है हिमालयाज में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो रॉक्स हैं, मतलब अलग अलग तरह की जो चट्टानें हैं, किसी की शेप हॉर्स की तरह है, किसी की बुल की तरह है, किसी की लायन की तरह है, किसी की एलिफेंट की तरह है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशंस का एक कॉन्ग्लोमरेट आप कह सकते हैं, एक अमालगमेशन आप कह सकते हैं अशोकन या मौर्यन एम्पायर के स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। मतलब इन सारे सिंबल्स को अगर आप एक साथ ले लें जो अशोकन पिलर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का ज्यादा इंफ्लुएंस दिखाई देता है
लेकिन बुद्धिज्म के साथ साथ जो और ज्यादा वाइडर सोशल फैब्रिक, कल्चरल फैब्रिक उस वक्त का रहा होगा, जिसमें बाकी सेक्स, कम्युनिटीज एटसेट्रा भी इंक्लूडेड हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये सिंबल्स हम रिंग स्टोन्स पे भी दिखते हैं, डिस्क स्टोन्स पे भी दिखते हैं, पंच मार्क जो कॉइन्स है अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया के, उन पे भी दिखाई देते हैं। कई हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं फॉरेन इंफ्लुएंस भी रहा होगा, खासतौर से पर्शियंस का, उस वक्त की मौर्यन एम्पायर की जो कोर्ट आर्ट या स्कल्पचर या आर्किटेक्चर होगा उस पे। यह भी सजेस्ट किया जाता है कि ये जो इंस्क्राइब करने का तरीका है, आइडिया है, अपने प्रोक्लेमेशंस को पिलर्स पे कहीं ना कहीं उस वक्त के जो किंग होंगे एकेमेनिडिस, उनसे अशोका ने शायद बोरो किया हो, इंस्पायर किया हो। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं दीपी और लिपि, ये जो किंग डेरियस रहे उनके इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाई देते हैं, और जो किंग अशोका रहे उनके इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब दोनों किंग्स के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो एक तो दिपि और लिपि को यूज करते हुए दिखाई देते हैं, और डेरियस और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो शुरुआत में थर्ड पर्सन से एड्रेस करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे फर्स्ट पर्सन पे मूव करते हैं। एक और सिमिलैरिटी, पर्शियन इन्फ्लुएंस, अब ग्रीक इन्फ्लुएंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ ग्रीक इन्फ्लुएंस भी हमको पॉलिश जो सरफेस है अशोकन पिलर्स का, उस पे दिखाई देता है, एनिमल कैपिटल्स पे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं चाहे लायंस हो, जो कि एक हेराल्डिक पोज है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में शुरुआत से सिंबल की तरफ यूज किए जाते हैं, वो इंडियन स्कल्पचर आर्ट में दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं उस वक्त, क्योंकि इंडिया को एंशिएंट ईस्ट के रूप में देखा जाता था, और एंशिएंट ईस्ट उस वक्त कहा जाता था मेडिटेरेनियन सी से लेकर गंगा वैली तक के पूरे रीजन को। तो कहीं ना कहीं लगातार इंटरमिंगलिंग होगी, ट्रैवल होंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस रहे होंगे। इस वजह से हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने पर्शियन और ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया होगा। बदले में ग्रीक और पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने इस शुरुआती तौर से ही हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर को भी इन्फ्लुएंस किया ही होगा। यह भी कहना है कि उस वक्त बहुत इंटरेक्शन हमको देखने को मिला होगा एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट ईरान और कुछ पार्ट ऑफ ग्रीस के बीच में, क्योंकि उस वक्त कॉन्क्वेस्ट, वॉर्स, गंधारा तक पर्शियन एम्परर्स के थ्रू एक रेगुलर अफेयर हुआ करता था। इसके अलावा जो यूज है, प्रयोग है अरामिक स्क्रिप्ट का बहुत सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, जो कि पर्शियन से ड्राइव होती है, खासतौर से नॉर्थ वेस्ट एरियाज में, और इस अरामिक स्क्रिप्ट से ही डिराइव हुई खरोश्ती स्क्रिप्ट। और ये खरोश्ती स्क्रिप्ट में जो वेस्ट एशिया में या नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखे गए हैं, पाली में नहीं खरोश्ती में लिखे गए हैं, जो ईरान की तरफ के एरियाज हैं, अफगानिस्तान की तरफ के एरियाज हैं। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट का भी इंफ्लुएंस एक्सचेंज रहा होगा। तो यह तो हो गया कि वेस्ट का क्या इंफ्लुएंस, सिमिलैरिटीज रही होंगी अशोकन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के ऊपर, स्क्रिप्ट्स के ऊपर। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन हैं निहारंजन रे, वो बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में भी हमें बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो पिलर्स रहे, आर्ट रहे, आर्किटेक्चर रहे, इंस्क्रिप्शंस रहे, पर्शियन हो, ग्रीक हो या अशोकन या मॉडर्न टाइम्स के एग्जैक्ट रेप्लिका आप उनको कह सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस भी उनमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो मेन डिफरेंसेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं मौर्यन एम्पायर के स्कल्पचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के कंटेम्परेरी पर्शियन स्कल्पचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। जैसे कि जो पिलर्स हैं या जो खंबे हैं कुम्हरार के हॉल के, उनके कैपिटल्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप पर्सिपोलिस में चले जाएंगे तो वहां पर इलैबोरेट खंबे हैं या पिलर्स हैं। पहला बड़ा डिफरेंस। दूसरा कि जो पर्शियन पिलर्स हैं वो बेस पे खड़े हैं, और ये बेस बेल मतलब कि अगर आप लोटस या कमल को अगर आप उल्टा कर देंगे, एक घंटी शेप में अगर वो बन जाएगी, इस तरीके के बेस पे आपको पर्शियन पिलर्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई जगह बेल शेप बेसेस हैं, कई बार प्लेन रेक्टेंगुलर या सर्कुलर ब्लॉक में भी बेसेस हमको पर्शियन पिलर्स में दिखाई देते हैं।
सिमिलरली अगर आप मौर्यन पिलर्स देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे आप पर्शियन पिलर्स के साथ, तो जैसे पर्शियन पिलर्स में जो ये इन्वर्टेड लोटस हैं या बेल हैं, ये बॉटम में या बेस पे दिखाई देते हैं पिलर्स के, वहीं कॉन्ट्रेरी मौर्यन पिलर्स में ये जो लोटस है, इन्वर्टेड लोटस है, ये बॉटम बेस के बजाय ये शाफ्ट के टॉप पे दिखाई हमको देते हैं। इसी तरह से जो शेप और ऑर्नामेंटेशन है मौर्यन लोटस का, वो पर्शियन लोटस के मुकाबले काफी अलग दिखाई देता है। जैसे कि पर्शियन जो लोटस है इसमें एक बल्ज हमको दिखाई देता है, मौर्यन लोटस में वो बल्ज हमको नहीं दिखाई देता है। और ज्यादातर जो पर्शियन पिलर्स हैं इनका जो सरफेस है कैसा है, प्लेन है? नहीं, फ्लूटेड है सब पिलर्स का, ज्यादातर का। वहीं पे जो मौर्यन पिलर्स हैं इनका जो सरफेस है ये फ्लूटेड नहीं है बल्कि स्मूथ सरफेस है। और जो कैपिटल्स हैं पर्शियन कॉलम्स के, उनके ऊपर एक बड़ा सा क्राउन आपको दिखाई देता है जिसमें स्टाइलाइज्ड पाम लीव्स आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा 2 सेमाई बुल्स आपको दिखाई देते हैं, लायंस दिखाई देते हैं, कई बार यूनिकॉर्न्स भी दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के पीछे बैक टू बैक बैठे हुए दिखाई देते हैं। कई बार हमें अपराइट या इन्वर्टेड कप भी दिखाई देते हैं जिसमें डबल वॉल्यूट्स टॉप पे दिखाई देते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं, चाहे क्राउन की बात हो, स्लाइस्ड पाम लीव्स हो, 2 सेमाई बुल्स हो, लायंस हो, यूनिकॉर्न्स हो जो बैक टू बैक सीटेड हैं, अपराइट इन्वर्टेड कप्स हो, डबल वॉल्यूट्स हैं टॉप पे, ये सब पर्शियन कॉलम्स में हमको दिखाई देते हैं। वहीं जो मॉडर्न टाइप अबैकस है और इंडिपेंडेंट एनिमल्स हैं, इनको जो राउंड क्राउनिंग है ये मॉडर्न टाइप अबैकस में हमको नहीं दिखाई देते हैं। मतलब पर्शियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारे बुल्स, लायंस, यूनिकॉर्न्स, स्टाइलाइज्ड पाम, सीटेड बैक टू बैक, इन्वर्टेड कप दिखते हैं, मौर्यन पिलर्स पे हमको नहीं दिखाई देते। इसका मतलब कई सारी सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देती हैं मॉडर्न एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में, वहीं कई सारी डिसिमिलैरिटीज या कई सारे डिफरेंसेस भी हमको दिखाई देते हैं। यह भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि जो सिंबल है वो दोनों एम्पायर्स या दोनों उस वक्त की जो सिविलाइजेशन थी उसमें कॉमन हो, लेकिन उसमें जो मैसेज है, उसका मीनिंग है, वो दोनों जगह अलग अलग हो सकता है। और अशोका का सबसे बड़ा, अगर आप इनिशिएटिव कहें, इन्वेंशन कहें, तो अशोका ने इन पिलर्स को धम्मा का जो अपना मैसेज रहा उससे भी इंस्क्राइब करवाया। और इस तरीके से अशोका ने इन पिलर्स को सिर्फ एक स्कल्पचर या आर्किटेक्चरल पीस नहीं रहने दिया, अशोका ने इन पिलर्स के ऊपर धम्मा के अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवा के इन पिलर्स को एक एपिग्राफिक मॉन्यूमेंट, जिसकी अपनी एक यूनिक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है, उसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि पर्शियन एम्पायर में नहीं किया गया। ये जो इशू है कि क्या मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर और आर्किटेक्चर उस वक्त के पर्शियन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस रहे होंगे, इस इश्यू को अगर हमें सच में एड्रेस करना है, जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमें यह भी देखना होगा कि सिर्फ हम आर्टिस्टिक मोटिव्स, डिजाइन्स, स्टाइल्स को ही ना देखें, क्योंकि ये चीजें तो पुराने जमाने से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ट्रेवल करते ही रहे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि मोटिव्स की जो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है उसके अलावा उनकी स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटी है या नहीं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, किस कंटेक्स्ट में उनको यूज किया गया होगा, क्या डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे लोटस का मीनिंग इंडिया में हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज किया गया हो, पर्शिया में हो सकता है सिंबल सिमिलर दिखाई दे लेकिन उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप एनिमल्स की बात करें, इंडिया में जिस तरीके से दिखाए गए हैं या मॉडर्न एम्पायर में जिस तरीके से दिखाए गए हैं, उनका एक डिफरेंट सेटिंग हो सकता है, उनका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। सेम सिंबल, सेम एनिमल को दिखाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है पर्शियन एम्पायर में। इसका मतलब कई बार अगर डिजाइन्स हमें सिमिलर भी दिखाई देती हैं लेकिन मीनिंग्स उनके अलग अलग हो सकते हैं। तो कई बार इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोटिव्स हैं, जैसे कि लोटस हो गए, इन्वर्टेड लोटस हो गए, अबैकस हो गए, इन सब में कई बार मोटिव्स में सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है, लेकिन किस स्टाइल में उनको एग्जीक्यूट किया गया है
क्या उनका मीनिंग हो सकता है? ये ऐसा लगता है कि दोनों सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर में उस वक्त कहीं ना कहीं कई सारे डिफरेंसेस को भी इंडिकेट करता है दोस्तों। इसका मतलब हो सकता है एक शेयर्ड पूल हो सिंबल्स का, जिसको सिर्फ मॉडर्न एम्पायर या पर्शियन एम्पायर ही नहीं और भी सिविलाइजेशंस यूज करती हों, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन है, डिजाइन है, मीनिंग है, सेटिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो हो सकता है अलग अलग कल्चर में बहुत अलग अलग मीनिंग के लिए यूज किया गया हो। इसका मतलब कई सारी सिमिलैरिटीज और कई सारे डिफरेंसेस। तो यह कहना कि अशोकन पिलर्स पे कोई पर्शियन इंफ्लुएंस नहीं रहा होगा, यह भी अपने आप में गलत ही होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल इंफ्लुएंस बैक एंड फोर्थ, मतलब हो सकता है कि अशोकन पिलर्स पे, मॉडर्न एम्पायर पे, मॉडर्न स्कल्पचर आर्किटेक्चर पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे पर्शियन इन्फ्लुएंस हो। सिमिलरली उस वक्त के पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे हो सकता है मॉडर्न एम्पायर या दूसरे एम्पायर या दूसरे सिविलाइजेशन या दूसरे कल्चर्स का भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखा गया हो। और ये सारी चीजें क्योंकि प्री हिस्टोरिक हैं, जो कि लिखित में हमें कहीं नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से एग्जैक्टली क्या उनका इंटरफेस रहा होगा, क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा, ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक ट्रेडिशन है वुडन कार्विंग्स का, मतलब लकड़ी के ऊपर कार्विंग्स बनाना, यह भी हमें कॉमनैलिटी दिखाई देती है दोनों सिविलाइजेशन, दोनों एम्पायर्स के बीच में। जो ट्रांजिशन है कि सबसे पहले हम पत्थर या स्टोन के ऊपर कार्विंग्स करते थे, अब हम वुड के ऊपर कार्विंग कर रहे हैं, इसको एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट या आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में एक मैग्निफिसेंट लीप के रूप में देखा जाता है। और ये मुझे लगता है कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी टाइम्स हो, इवन आज की डेमोक्रेटिक सेटिंग में भी जो भी राजा होगा, जो भी हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ द एम्पायर होगा, पावरफुल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, या जो रॉयल्टी होगी, नॉवेल्टी होगी, उसका क्या टेस्ट है, क्या एम्बिशन है, उससे मेजरली इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। तो मॉडर्न एम्परर्स का क्या टेस्ट रहा होगा, क्या एम्बिशंस रहे होंगे, उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस कहा जा सकता है मॉडर्न स्कल्पचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। इसके अलावा कई और सारे सैंपल्स हमें मिलते हैं स्कल्पचर्स के, जो कि मॉडर्न कोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे सारनाथ में हमें एक मोनोलिथिक रेलिंग, मतलब एक सिंगल पत्थर से जो रेलिंग बनाई गई है, उसका एक पॉलिश टुकड़ा हमें मिलता है, जिसको जनरली मौर्यन पीरियड के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप बोध गया चले जाएंगे, तो बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, मंदिर है, वहां पर हमें वज्रासन, मेडिटेशन का जो थ्रोन है, ये एक बहुत बड़ा स्टोन स्लैब है, ये मिलता है। और ये हमें मिलता है बोध गया में बोधि ट्री के नीचे, वो पीपल का वो पेड़ जिसमें लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके अंदर मेडिटेट करके उस जगह को कहा जाता है। अब ये जो वज्रासन है, एक बहुत बड़ा स्टोन स्लैब है जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल में बोधि पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे मिलता है। इसका एग्जैक्ट ओरिजिनल प्लेस क्या था या इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या था, इस पे काफी डिबेट है। ये 16.5 सेंटीमीटर थिकनेस का वज्रासन चुनार सैंडस्टोन, जो कि आज की तारीख में यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है, वहां इसका ओरिजिनल सोर्स होता हुआ दिखाई देता है। और इस वज्रासन का टॉप सरफेस डेकोरेटेड है कार्व्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जैसे कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हमको दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ आपको इसमें मिलेंगे कार्व्ड फ्लोरल पैल्मेट डिजाइन्स, मतलब फूल पत्तियों के डिजाइन्स आपको मिलेंगे, गीज के डिजाइन इसमें मिलेंगे। और ये कॉम्बिनैलिटी दिखाता है कि जो अशोकन कैपिटल्स उस वक्त हुआ करती थी, उनके ऊपर जिस तरह की कार्विंग होती थी, वही कार्विंग्स या उसी तरह की कार्विंग्स वज्रासन का ये लार्ज स्टोन स्लैब जो हमें बोध गया में महाबोधि टेम्पल में बोधि ट्री के नीचे मिलता है, सिमिलर टाइप के डिजाइन्स को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो वज्रासन है जो बोध गया में हमें मिला है, इस पे अशोकन इन्फ्लुएंस या मॉडर्न इन्फ्लुएंस रहा ही होगा। इसके अलावा अगर आप धौली में चले जाएं, जो कि भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है, तो वहां एक रॉक स्कल्पचर मिलता है जिसका जो फ्रंट पार्ट है वो एलिफेंट को एक सूंड के साथ, ट्रंक के साथ इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। एक बहुत हैवी ट्रंक है जो ग्रेसफुली अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, और जो राइट लेग है थोड़ा सा टिल्टेड है,
और जो लेफ्ट लेग है थोड़ा सा बैंड है। इसका मतलब वो हाथी ऐसा लगता है कि रॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ने के मूवमेंट को कैप्चर करता हुआ दिखाई देता है। बहुत नेचुरल लगता है और एक बहुत पावरफुल पोर्ट्रेल आप कह सकते हैं एनिमल का। इसका जो पूरा इंपैक्ट है, ऐसा लगता है कि रॉक से एलिफेंट बाहर आ रहा हो। मौर्यन पीरियड का एक बहुत बड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर पॉइंट से अगर सिग्निफिकेंट फीचर आप कहें तो वो रहा कि ये मौर्यन एम्पायर ही रहा जहां पर रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। मतलब रॉक को काट के अगर किसी तरह का आप आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे तो उसको कहा जाएगा रॉक कट आर्किटेक्चर। पत्थर लगा के, ईंट लगा के, ज्वाइन करके तो आप आर्किटेक्चर बना सकते हैं, एक बड़ी रॉक, एक बड़ी चट्टान में से अगर आप काटेंगे और उसमें अगर आप कुछ कार्व आउट करेंगे, किसी तरह का आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसको कहा जाएगा रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत कहां देखी जाती है? मौर्यन पीरियड में, मौर्यन एम्पायर में। और इसके क्लासिक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जो बराबर हिल्स हैं या नागार्जुनी हिल्स हैं बोध गया के नॉर्थ में, उसमें कई तरह की केव्स या गुफाएं हमें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि ये बराबर और नागार्जुनी हिल्स की जो गुफाएं या केव्स रही हैं, उस वक्त एसेटिक्स या उस वक्त जो भिक्षु होंगे, बुद्धिज्म या किसी और सेक्ट को फॉलो करने वाले, इनको रहने के लिए शायद यूज में लाते रहे होंगे। बराबर हिल्स में हमें 3 गुफाएं मिलती हैं, 3 केव्स मिलती हैं, जिसमें हमें अशोका के डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और जो नागार्जुनी हिल्स हैं उसमें हमें अशोका के जो सन रहे, पुत्र है दशरथ, उनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, दिखाई देते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर स्टैंड पॉइंट से अगर आप बात करें तो चाहे ये रॉक कट आर्किटेक्चर की जो क्लासिक एग्जांपल्स हैं बराबर और नागार्जुनी हिल्स, इनमें बहुत सिंपलिस्टिक आर्किटेक्चर देखा जाता है। मतलब प्लानिंग पॉइंट से बहुत सिंपल है और इनके जो इंटीरियर्स हैं अंदर हैं हाईली पॉलिश्ड हैं, बहुत पॉलिश इंटीरियर्स इनके दिखाई देते हैं। और जो लॉन्गर साइड है, मतलब केव की जो लॉन्गर साइड है, वो जो रॉक का फेस है उसके पैरेलल दिखाई देता है। मतलब डेप्थ कम है, लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब जिसमें सात सज्जा भी दिखाई देती है तो वो है लोमश ऋषि की गुफा या लोमश ऋषि केव। और ये लोमश ऋषि की जो केव है, इसका जो डोर है, इसको जो वुडन क्रेविंग्स हुआ करती थी, कार्विंग्स हुआ करती थी, उसी के आधार पर बनाया गया है। एंट्रेंस पे आपको दिखाई देंगे चैत्या और गवकशा के एग्जांपल्स, जिसमें कार्ड फिनियल है। इसके अलावा 2 बैंड आपको दिखाई देंगे रिलीफ कार्विंग्स के। जो पहला अपर बैंड है उसमें आपको लैटिस वर्क डिजाइन दिखाई देगा और जो लोअर वन है उसमें बहुत ही फाइनली कार्व्ड फ्राइज, जिसमें एलिफेंट जैसे स्तूपा की तरफ जा रहा हो, ये ऑर्नामेंटेड होता हुआ दिखाई देता है। और जो फ्राइज का मतलब एक लंबा पत्थर फसाड, इसके दोनों एंड्स पे अगर आप देखेंगे तो मगरमच्छ, मकर, जिसको मिथिकल क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, कार्व्ड आउट होते हुए दिखाई देते हैं। जो इंटीरियर हैं लोमश ऋषि की इस केव के गुफा के, इसमें 2 कनेक्टेड चेंबर्स दिखाई देते हैं। इसमें पहला जो चेंबर है रेक्टेंगुलर है और वो हमको ले जाता है दूसरे चेंबर में, जो कि रेक्टेंगुलर नहीं है, राउंड है, गोलाकार है, फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड है, और वो एक थैचेड हट, मतलब कि घास फूस की झोपड़ी हो, उसको रिजेंबल या वैसा हमको दिखाई देता है। क्या इन गुफाओं में या लोमश ऋषि की गुफाओं में या गुफा में किसी तरह का हमें इंस्क्रिप्शन मिला है? नहीं, लोमश ऋषि की गुफा में हमें किसी तरह का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। लेकिन लोमश ऋषि की गुफा के बगल की गुफा है, उसमें हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो कहते हैं कि ये जो गुफा है, ये किंग अशोका ने अपने राज्याभिषेक के 12 साल बाद आजीविकास को गिफ्ट की, डेडिकेट की। इसका मतलब अगर हम लोमश ऋषि की गुफा को देखें और बगल की गुफा को देखें, जिस तरह का स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो यह कहा जा सकता है कि दोनों ही रफली सिमिलर टाइम पे ही बनवाई गई होंगी या सिमिलर टाइम फ्रेम को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब रॉक कट आर्किटेक्चर के बाद हम बात करेंगे स्तूपास की। मौर्यन पीरियड का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर का एलिमेंट रहा है स्तूपास या स्तूप। और शुरुआत में अगर आप देखें तो
तो स्तूप बनाए जाते थे एज फ्यूनररी माउंट्स, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती थी उसको दफनाने के लिए या उसकी याद में इनको बनाया जाता था। और यह भी कहा जा सकता है कि स्तूपास इन देयर रूडिमेंट्री फॉर्म, मतलब बहुत बेसिक टाइप के जो स्तूपास थे, शायद बुद्धिज्म से पहले भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आते होंगे, देखे गए होंगे। इसका मतलब स्तूपास को सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिज्म ने ही स्तूपास का इन्वेंशन किया, या स्तूपास को सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस के साथ ही एसोसिएट करेंगे। मतलब बुद्धिज्म के साथ तो स्तूपास का सिग्निफिकेंस है ही है, इनका हो सकता है उस वक्त के कल्चर में या उस वक्त की सिविलाइजेशन वैल्यू में कुछ और भी सिग्निफिकेंस मीनिंग रहा होगा। अब जो महापरिनिब्बा सुत्ता है यह हमें बताता है कि लॉर्ड बुद्धा की जो अवशेष थे, अस्थियां थी, उनके ऊपर 8 स्तूपास बनाए गए। उनका जो क्रिमेशन वेसल था, उनके जो फ्यूनरल पायर के एम्बर्स थे, मतलब राख थी, कोयला था, उनके अंतिम संस्कार के बाद उनसे लेकर उनके ऊपर 8 स्तूपाओं का निर्माण किया गया। और यह इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? यह मिलती है महापरिनिब्बाण सुत्ता से। कई आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि पिपरावा का या वैशाली का जो मिट्टी के स्तूपास हमें मिलते हैं, ये शायद शुरुआती तौर पे जिस तरह के स्तूपास होते होंगे, बहुत बेसिक रूडिमेंट्री, उनको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और शुरुआती तौर पे जब स्तूपास को शायद बनाया गया होगा इवन बुद्धिज्म में भी, तो शुरुआत शायद इस तरीके से हुई होगी कि लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स थे, मतलब उनकी अंतिम अवशेष थे, उनको स्तूपा के कोर में रखा गया, उसके बाद उसके ऊपर स्तूपा बनाया गया। और ये समय के साथ स्तूपास, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के अवशेषों को रिप्रेजेंट करते थे, वेनरेशन और पिलग्रिमेज, मतलब लोग उसमें रिलीजियस पर्पस से ट्रैवल करने लगे, विजिट करने लगे, लोगों की श्रद्धा इनके लिए बढ़ती चली गई। लेकिन जल्दी ही लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स के अलावा, मतलब लॉर्ड बुद्धा के जो अवशेष हैं उनके अलावा, लॉर्ड बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे उनके, या फिर जो फेमस मॉन्क्स हुआ करते थे बुद्धिज्म के, उनके भी जो अवशेष थे उनके ऊपर भी स्तूपास का निर्माण शुरू होता हुआ देखा गया। और धीरे धीरे ये जो वेनरेशन है, वर्शिप है, श्रद्धा है, ये रेलिक्स से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे स्तूपा की ही अपने आप में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। और शुरू में रेलिक्स की वजह से कि लॉर्ड बुद्धा के अवशेष इसमें हैं, इसलिए लोगों की उसमें श्रद्धा रही, लेकिन समय के साथ लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल्स के या फेमस मॉन्क्स के रेलिक्स हो ना हो, लेकिन अगर स्तूपा है तो उनको भी धीरे धीरे वर्शिप किया जाने लगा, उनकी भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस इमर्ज होती हुई दिखाई देने लगी। और बहुत तेजी से स्तूपास ने लॉर्ड बुद्धा या बुद्धा धम्मा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अगर आप अवदाना टेक्स्ट की बात देखें तो लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स हुआ करते थे, अंतिम अवशेष थे, उनको अशोका ने रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया हर उस इंपॉर्टेंट टाउन में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और यह भी कहा कि उनके ऊपर स्तूपास को बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, उनका निर्माण किया जाए। जैसे जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि उस वक्त के जो किंग थे, उन्होंने उस वक्त के जो बुद्धा थे, कनक मुनि, उनका जो स्तूपा था उसको और ज्यादा बड़ा करवाया, एनलार्ज करवाया। और उन्होंने कहा कि ये वही जगह रही जहां पर उस वक्त के जो बुद्धा थे, कनक मुनि, उन्होंने वहां पर अपना एनलाइटनमेंट या मोक्ष प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने इस जगह को फिर से विजिट किया। इसी उपलक्ष्य में, इसी को सिग्निफाई करने के लिए उस वक्त के किंग ने इस स्तूपा को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा इस बात के भी एविडेंस हैं कि लॉर्ड अशोका ने, चाहे स्तूपास हों, इंस्क्रिप्शंस हों, धम्म महामंत्रीज हों, या अपने जो एम्बेसडर्स रहे धम्मा को फैलाने के लिए, उसके थ्रू और स्तूपा कल्ट के थ्रू बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। दोस्तों, अशोका का जो साम्राज्य रहा, टाइम रहा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में। जो शुरुआती तौर पे मिट्टी के या मड के स्तूपास बनाए जाते थे, धीरे धीरे उनको बड़ा किया जाने लगा। अब उनको मिट्टी के बजाय ब्रिक्स या ईंटों का बनाया जाने लगा। और ये हमने जो एक्सकेवेशंस की हैं, खुदाई की है वैशाली और पिपरावा में, वहां दिखाई देता है कि शुरुआती तौर पे मड माउंट थे, बाद में ब्रिक्स के थे,
इसका मतलब टाइम के साथ स्तूपास का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल है, स्टाइल है, शेप है, साइज है, वो भी इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है मौर्यन पीरियड में। इसके अलावा जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है अमरावती में, उसके फ्रेगमेंट्स भी हमें बताते हैं कि उस वक्त शायद वहां पर एक स्तूपा मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली रहा ही होगा, जो किंग अशोका के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो अशोकन पिलर है, कहां पर? सारनाथ में। इसके अलावा जो धर्मजिका या धमक स्तूपास हैं, वो भी हमें ऐसा लगता है कि मॉडर्न पीरियड में ही ओरिजिनेट या कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे। राजगीर, जहां पर मॉडर्न टाइप ब्रिक्स हमको दिखाई देती हैं, अगर आप माउंट के वेस्टर्न पार्ट में चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि वो भी स्तूपा की एक साइड को सिग्निफाई करता है। और ये जो ओरिजिन्स हैं, धर्मजिका स्तूपा तक्षशिला में और नॉर्थ वेस्ट में, ये भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर या अशोकन पीरियड को ही रिप्रेजेंट करते होंगे। इसके अलावा अगर आप रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में चले जाएं, सांची जहां पर स्थित है या सांची का स्तूप जहां पर स्थित है, जो बहुत फेमस है, यह भी ऐसा लगता है कि सांची का स्तूप भी डेफिनेटली अशोका के टाइम पे ही बनाया गया। उसी टाइम को सांची का स्तूप इन एमपी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सांची का स्तूप है, उस वक्त का जो विदिशा एम्पायर रहा या सिटी रही, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके आउटस्कर्ट्स में ये बेसिकली लोकेटेड हैं। और यह भी कहा जाता है कि विदिशा का अगर आप देखें तो सांची के स्तूप के साथ एक और मेजर सिग्निफिकेंस भी है कि किंग अशोका के एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी सिटी तो हुआ ही करती थी, साथ ही साथ अशोका की वाइफ देवी, उनका भी बर्थ प्लेस विदिशा को माना जाता है। जो रिमेन्स हैं या अवशेष हैं सांची हिल साइड के, उसमें आपको स्तूपास दिखाई देते हैं, श्राइन्स मिले हैं, मोनेस्ट्रीज मिले हैं। और जो ब्रिक हैं, सबसे बड़े स्तूपा, जिसको स्तूपा नंबर 1 कहा जाता है, जिसको ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है, क्लियरली अशोका के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया। और ये सांची स्तूपा में सबसे बड़ा जो स्तूप है, ग्रेट स्तूपा या स्तूपा नंबर 1 जिसको कहते हैं, यह रफली डायमीटर में 60 फीट से भी ज्यादा चौड़ा है। इसके अलावा एक लो डोम है, मतलब पूरा हेमिस्फीयर नहीं है, लेकिन लो डोम है, लेस देन ए फुल हेमिस्फीयर। ये एक लो सिलेंड्रिकल ड्रम है, उस पर माउंट होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वुडन फेंस और एंट्रेंसेस, जिसमें 4 कार्डिनल पॉइंट्स रहे होंगे, उनसे सराउंडेड सांची का स्तूप हमें दिखाई देता है। 2nd सेंचुरी बीसी सांची का यह स्तूप उस वक्त स्टोन में एनकेस किया गया। इसके अलावा इसमें कई सारे जो एडिशंस हैं, बाद में कई सारे फीचर्स हो सकता है अशोका के बाद अगली कुछ सेंचुरीज में ऐड किए गए होंगे। क्या स्तूपा नंबर 1 या ग्रेट स्तूपा एट सांची में किसी तरह के रेलिक्स या अंतिम अवशेष हमें मिले हैं? नहीं। स्तूपा नंबर 1 या ग्रेट स्तूपा एट सांची में हमें किसी तरह के रेलिक्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा कई सारे हमें बड़े स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं, जो ऐसा लगता है कि ह्यूमन फिगर्स की तरह हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो मथुरा में हो, और कई जगह भी ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं जो ऐसा लगता है कि इंसान की तरह इंसान को रिप्रेजेंट करते हो। और ये ह्यूमन टाइप जो फिगर्स हैं, इन पे किसी तरह का कोई इंक्रिप्शन नहीं मिला है, लेकिन ये क्लियर है कि ये भी किसी ना किसी तरह का कल्चर या कल्चरल एलिमेंट को सिग्निफाई करते ही होंगे। इसके अलावा अगर आप इन ह्यूमन फिगर्स को देखें तो ऐसा लगता है रॉक कट आर्किटेक्चर की तरह या स्तूपास की तरह इनकी भी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं मौर्यन पीरियड को ही एट्रीब्यूट होती हुई दिखाई देती है। खासतौर से ऐसे ह्यूमन फिगर्स जिनका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड हो, मतलब पॉलिश्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्किटेक्चर मौर्यन एम्पायर को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। और अगर आप कुछ रीसेंट असेसमेंट्स देखें तो यह भी कहना है कि पॉलिश सरफेस का होना एकमात्र सफिशिएंट है उसको मॉडर्न एम्पायर को एट्रीब्यूट करने के लिए। यह अब ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉलिश सरफेस आपको दिखाई देता है किसी तरह के स्कल्पचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो ज्यादा चांसेस हैं, लाइक्लीहुड ज्यादा है कि शायद मॉडर्न पीरियड को सिग्निफाई करते होंगे या उसको रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन यह एक डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। और भी आपको कई सारी चीजें देखनी होंगी। यह भी कहना है कि ये जो पॉलिश आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का कल्चरल एरा चला,
ये सिर्फ मौर्यन एम्पायर नहीं, उसके बाद कई सेंचुरीज तक कंटिन्यूड हमने देखा। इसका मतलब स्टाइलिस्टिक कंसिडरेशंस हमें देखनी पड़ेंगी, साथ ही साथ किस तरह का स्कल्पचर आर्किटेक्चर है उसको भी देखना पड़ेगा। इन सबको एक साथ पिरोकर समझकर उसके बाद ही किसी तरह का इन्फ्रेंस हमें ड्राइव करना होगा। जैसे कि यक्ष स्कल्पचर्स हैं जो हमें कहां मिलते हैं, परखाम में। शुरुआत में हमें लगा कि ये मौर्यन पीरियड को ही एट्रीब्यूट या एसोसिएट किए जाने चाहिए, लेकिन बाद में कई स्कॉलर्स ने कहा कि शायद ये मौर्यन एम्पायर के बजाय फर्स्ट सेंचुरी बीसी स्टाइलिस्टिक ग्राउंड्स पे ज्यादा एट्रीब्यूट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये रहा काउंटर आर्ग्यूमेंट। वहीं मौर्य ब्रह्मी लेटर्स क्यों भी हमें यक्ष स्कल्पचर्स पे दिखाई देते हैं, तो क्लियरली ये अजम्पशन कि ये पॉलिश तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ब्रह्मी लेटर्स भी मिलते हैं जो मौर्यन एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे फाइनली एक कंक्लूजन मिला कि यक्ष स्कल्पचर्स जो हमें परखम में मिले हैं ये मौर्यन एम्पायर को ही बिलोंग करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और आप एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि एक न्यूड मेल का जो टॉर्सो है वो हमें कहां मिला, लोहानीपुर पटना में। और चुनार सैंडस्टोन जो आज की तारीख में मिर्जापुर यूपी में पड़ता है उसी का बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसका भी सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, पॉलिश्ड। इसके अलावा जो दीदरगंज यक्षी है जो हमें मिला है पटना के दीदरगंज गांव के पास, ये जो फिगर है ऐसा लगता है कि शायद यक्षी नहीं है, रादर एक अटेंडेंट है। इसके अलावा पटना में हमें एक हेडलेस मेल स्कल्पचर भी मिला जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसमें भी कई तरह की सिमिलैरिटीज या स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं दीदरगंज की यक्षी के समान। और ऐसा लगता है कि जो यक्ष फिगर की तरह दिखाई ये हेडलेस मेल स्कल्पचर है, ये भी शायद एक यक्ष नहीं है लेकिन अटेंडेंट को रिप्रेजेंट करते होंगे। इसके अलावा ये जो सारे स्कल्पचर्स हैं ये मौर्यन पीरियड को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि सिर्फ एक सिंगल सेंटर पे इनको कार्व नहीं किया गया होगा, एक सिंगल जगह, सिर्फ एक ही जगह इन सबको नहीं बनाया गया होगा। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग सेंटर्स हो सकते हैं, जिसमें पटना हो सकता है, जिसमें उड़ीसा हो सकता है, जिसमें मथुरा हो सकता है, जिसमें अमरावती हो सकता है, जिसमें तक्षशिला हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर मौर्यन एम्पायर में रहे होंगे, जो उस वक्त की रॉयल्टी को, किंग्स को, पैट्रन्स को, इन सभी को सर्व करते होंगे। जैसे अगर आप देखें, सूजन हंटिंगटन ने 1985 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से सिर्फ पॉलिश सरफेस पे ही हमें स्टकअप नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है पॉलिश सरफेस का बहुत लॉन्ग टर्म लेगेसी ना हो, लेकिन हमें किस तरह का सरफेस है, पॉलिश्ड है, नॉन पॉलिश्ड है, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रीट किया गया है, कॉस्ट्यूम्स के क्या फीचर्स हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स उन्होंने हाथ में कैरी किए हैं, पकड़े हुए हैं, इन चीजों को भी सेम कॉन्टेक्स्ट में रखकर ही किसी तरह का कंक्लूजन या इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहिए। इसके अलावा हमें कई तरह के कार्व्ड रिंग स्टोन्स मिले हैं, डिस्क स्टोन्स मिले हैं, और ये नॉर्थ इंडिया में कई साइट से मिले हैं जो कि 3rd और 2nd सेंचुरी बीसी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये कार्व्ड रिंग स्टोन्स और डिस्क स्टोन्स हमें मिले हैं पटना में, तक्षशिला में, मथुरा में, पुराना किला दिल्ली में, कौशाम्बी में, राजघाट में, वैशाली में। ये रफली 5-6 सेंटीमीटर इनका डायमीटर है। कई तरह की इन पे कार्विंग्स हैं और 2 या 2 से ज्यादा जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उसमें ये हमें कार्व्ड होते हुए दिखाई देते हैं। कई तरह के एनिमल्स जैसे कि लायन हो, हॉर्स हो, डियर हो, बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल मतलब मकर हैं। इसके अलावा कई तरह की फीमेल फिगर्स जिनको गॉडेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोरल डिजाइन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। ये जो रिंग स्टोन्स हैं, डिस्क स्टोन्स हैं, हो सकता है इनका कोई ना कोई धार्मिक या रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक किसी तरह का कर्मकांड संबंधी सिग्निफिकेंस भी उस वक्त रहा हो। इसके अलावा रिंग स्टोन्स, डिस्क स्टोन्स, स्तूपास, पिलर्स के अलावा एक और इंटरेस्टिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर का एलिमेंट अगर आप कहें तो वो है टेराकोटा आर्ट। और पुराने जमाने की तरह या प्रीवियस सेंचुरीज की तरह मॉडर्न पीरियड में भी जो टेराकोटा आर्ट है, मिट्टी की बनी जो आर्ट है, यह हमें फ्लरिश होती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स, शहर बढ़ते चले गए, टेराकोटा आर्ट भी उनके साथ फ्लरिश करती चली गई।
और इस वक्त की जो टेराकोटाज हैं, अगर आप देखें तो उनकी कई तरह की थीम, कई तरह के स्टाइल, कई तरह की पॉसिबल सिग्निफिकेंस, कई तरह के मीनिंग्स, कई तरह के इंसाइट उस वक्त की कैसी सोसाइटी रही होगी, क्या उनके प्रैक्टिसेस होंगे, क्या उनके बिलीफ सिस्टम्स होंगे, क्या कल्चर होगा, किस तरह के एस्थेटिक्स होंगे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हुए दिखाई देते हैं। इन टेराकोटा आर्ट्स में या टेराकोटाज में हमें मेल और फीमेल फिगरीन्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, कार्ड्स हमें दिखाई देते हैं। हो सकता है कई सारे इनमें से सिर्फ टॉयज हो, खिलौने हों, लेकिन यह बहुत क्लियर दिखाई देता है कि जो फीमेल फिगरीन्स हैं इनका कहीं ना कहीं प्रीवियस सेंचुरीज की तरह कोई ना कोई धार्मिक रिलीजियस आइकन या सिग्निफिकेंस होगा ही होगा। और जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि कोई ना कोई रिलीजियस रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस होगा, इस बारे में दूसरे सोर्सेस को भी आप उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें, फिर ही किसी तरह का कंक्लूजन इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करें। तो दोस्तों, ये हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है धम्मा का, मौर्यन पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, रॉक कट आर्किटेक्चर का, पॉलिश्ड उस वक्त का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा, किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या और चीजें आपको देखनी चाहिए, डिफरेंट एग्जांपल्स, सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग्स रही हैं, उसको इस शॉर्ट डिस्कशन के साथ क्लोज करते हुए अब आज के लेक्चर का जो लास्ट सब टॉपिक है, जो कि मौर्य एम्पायर को पूरी तरह कंक्लूड करेगा कि मौर्य एम्पायर ने डिफरेंट एम्परर्स के अंडर मेजर सिग्निफिकेंस, चाहे वो एम्पायर एक्सपेंशन हो, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो धम्मा हो, इन सभी को स्प्रेड किया। लेकिन फाइनली मॉडर्न एम्पायर का भी अंत हुआ। और क्या वो रीजंस हो सकते हैं जो हमें क्यों मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ, क्यों मॉडर्न एम्पायर खत्म हुआ, इस चीज को समझने में मदद करेंगे। पहली बात तो हमें सबसे पहले, अगर हम मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन की बात करें तो यह समझना होगा कि सही मायने में मॉडर्न एम्पायर पहला ऐसा एम्पायर रहा जो ट्रूली सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर था। मतलब जिसने सिर्फ आज के इंडिया ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान तक अपने आप को एक्सपेंड किया। मतलब दिस वाज ट्रूली द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर सभी तरह के एस्पेक्ट्स में। और इस वजह से मॉडर्न एम्पायर, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो शायद पहला मेजर एम्पायर होगा हमेशा से स्कॉलर्स का, एकेडमिशियंस का, हिस्टोरियंस का, जो इंटरेस्ट या उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता रहा है। और एक बहुत बड़ी डिबेट इस बात को लेके आज भी छिड़ी हुई है कि क्या हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस है कि क्या रीजन रहे होंगे कि इतना फ्लरिश करने के बाद मॉडर्न एम्पायर ने डिक्लाइन किया। मॉडर्न एम्पायर में जो पहले 3 किंग्स रहे, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को मेजरली एक्सपेंड किया, जिसमें किंग अशोका का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा। लेकिन उसके बाद, पहले 3 किंग्स के बाद, कई सारे वीक किंग्स, वीक रूलर्स, जिनका बहुत शॉर्ट पीरियड बेसिकली रहा, उन्होंने उनको सुपरसीड किया। तो पहले 3 किंग्स के बाद अगर अशोका के बेटे दशरथ को अगर हम भूल जाएं तो उसके बाद किसी भी और मॉडर्न किंग ने इंस्क्रिप्शंस को इशू नहीं किया। इसके अलावा जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लेटर पीरियड ऑफ द मॉडर्न एम्पायर की, वो हमें दशरथ के बाद इंस्क्रिप्शन से नहीं, लेकिन पुराणिक, बौद्धिस्ट या जैना अकाउंट से मिलती है। मतलब इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। यह भी कहना है हिस्टोरियंस का कि उस वक्त क्योंकि फर्स्ट 3 एम्परर्स के बाद वीक किंग्स रहे, वीक एम्परर्स रहे, शायद वो कंसोलिडेट नहीं रख पाए होंगे मॉडर्न एम्पायर को। तो उस वक्त के बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने भी अटैक किया मॉडर्न एम्पायर के ऊपर। उसने भी कहीं ना कहीं मॉडर्न एम्पायर को वीक करने में, कमजोर करने में एक मेजर रोल निभाया होगा, एक मेजर रोल प्ले किया होगा। अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात को लेके है कि क्या मॉडर्न एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो किंग अशोका की वजह से हुआ। किंग अशोका ने इसको मेजरली एक्सपेंड किया, धम्मा को एक्सपेंड किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एक्सपेंड किया, कल्चरल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद अशोका की जो ये पैसिफिस्ट पॉलिसीज रही कि मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, मैं अग्रेसिव नहीं होऊंगा, मैं दूसरे की टेरिटरीज को कॉन्कर नहीं करूंगा, क्या इस वजह से, इस पैसिफिज्म की वजह से भी मॉडर्न एम्पायर फाइनली डिक्लाइन हुआ।
जैसे हरा प्रसाद शास्त्री का कहना है कि जो पुष्यमित्र शुंगा का कू हुआ या विद्रोह हुआ, जो अपने आप में एक ब्राह्मणिकल रेवोल्यूशन को सिग्निफाई करते हैं, इसका मतलब कि अशोका या मौर्यन एम्पायर का जो एंटी ब्राह्मण पॉलिसीज थी, या जो अशोका और मौर्यन एम्परर्स ने जो हेटेरोडॉक्स सेक्स, मतलब ऐसे लोग जो नास्तिक उस वक्त हुआ करते थे, ऐसे सेक्स को जो पेट्रोनेज मिली, उसके खिलाफ पुष्यमित्र शुंगा ने जो कू किया, विद्रोह किया, उसकी वजह से हो सकता है मौर्यन एम्पायर का एक मेजर डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो गया हो। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि किंग अशोका ने बुद्धिज्म अपनाने की वजह से यह भी कहा कि एनिमल्स को सैक्रिफाइस नहीं किया जाना चाहिए, और बहुत सारे ब्राह्मण्स उस वक्त क्योंकि सैक्रिफाइसेस पे डिपेंडेंट थे, रिचुअल्स पे डिपेंडेंट थे, रिलीजियस उस वक्त के जो कर्मकांड थे उन पे डिपेंडेंट थे, और अगर एनिमल सैक्रिफाइसेस बंद कर दिए अशोका ने या बाद के मॉडर्न एम्परर्स ने, तो हो सकता है कि ब्राह्मण्स को यह बात उस वक्त अच्छी ना लगी हो, जिसकी वजह से भी किसी ना किसी तरह का विद्रोह हो। उन्होंने भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले किया हो मॉडर्न एम्पायर को वीकन करने में। ये सभी हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं, इनका कोई सॉलिड कंक्लूसिव एविडेंस किसी भी तरीके से नहीं मिलता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ का यह भी कहना है कि अशोका ने और मौर्यन एम्परर्स ने ये जो धम्म महामाताज अलग अलग जगह भेजे, अपॉइंट किए, उनसे हो सकता है ब्राह्मण्स की जो प्रेस्टीज हो, ब्राह्मण्स की जो सोशल अथॉरिटी हो, उसको वीकन किया हो। तो ब्राह्मण्स ने उसके खिलाफ भी किसी ना किसी तरह का कू किया हो, किसी ना किसी तरह का विद्रोह किया हो, जिसने भी हो सकता है कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन में मेजर रोल प्ले किया हो दोस्तों। अब अगर आप देखें इसके कॉन्ट्री व्यूज को, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस में बहुत क्लियरली बार बार यह बात दिखाई देती है कि वो अपने लोगों को अपील करते हैं कि आप बुद्धिज्म को अपनाएं ना अपनाएं, लेकिन जो श्रमणाज हैं, ब्राह्मण्स हैं, उनको आप पूरा पूरा रिस्पेक्ट देंगे, उनको आप पूरा पूरा सम्मान देंगे। तो यह कहना कि अशोका एंटी ब्राह्मण थे, शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह सही नहीं होगा। यह भी एविडेंट है कि किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन या क्रांति नहीं देखी गई कि जिसने मौर्यन डायनेस्टी को ऑल ऑफ ए सडन उखाड़ फेंका हो। और अशोका की जो पैसिफिस्ट पॉलिसी है कि कलिंगा के बाद उन्होंने मेजर वॉर नहीं लड़ा, जिसके लिए कहा जाता है कि अशोका उत्तरदायी हैं मौर्यन एम्परर के डिक्लाइन के लिए, इसका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि अशोका ने बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच उस वक्त डिवाइस किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी आर्मी या अपनी सेना को भी खत्म नहीं करूंगा, डिसबैंड नहीं करूंगा। उन्होंने पूरी आर्मी को मेंटेन किया कि अगर जरूरत पड़ेगी, कोई अग्रेशन मेरे ऊपर करेगा, तो मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार रहूं। इसके अलावा पैसिफिस्ट तो थे, अहिंसा के वो पक्षधर भी थे, लेकिन उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा या मौत की सजा को पूरी तरह उन्होंने उस वक्त नहीं रोका। उसके अलावा उन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करती थी, उनको भी सख्त वार्निंग्स दी कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अशोका को पूरी तरह पैसिफिस्ट कह देना भी कई हिस्टोरियंस के हिसाब से शायद थोड़ा सा अनफेयर होगा। यह भी कहना है कि क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी तरह का वॉर नहीं हुआ, खासतौर से अशोका के पीरियड में, तो आर्मी तो मेंटेन करी, लेकिन उसकी एक्टिवनेस, उसकी तैयारी, हो सकता है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कहीं ना कहीं डिटोरिएट होती चली गई। और जब बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने इन्वेड किया इंडिया के ऊपर या मौर्यन एम्पायर के ऊपर, उनको शायद ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मौर्यन एम्पायर को वीक कर। और अगर कोई यह कहे कि अपने आप में पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, यह भी शायद गलत ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर उस वक्त का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बेसिक, रूडिमेंट्री, आज की तरह फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये कुछ उस वक्त शायद अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब इसको एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम के बजाय एक डिसेंट्रलाइज या रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज सिस्टम मानना ज्यादा सही होगा। तो अगर सेंटर बहुत वीक भी है, तो अगर कोई वॉर्ड लॉर्ड तक्षशिला में बैठा है, साउथ इंडिया में बैठा है, ईस्ट इंडिया में बैठा है, वेस्ट इंडिया में बैठा है, वो अपने दम पे तो बाहरी इन्वेजन को फेस करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्योंकि
हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं कहा जा सकता। हालांकि एक नेशन के, स्टेट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो मौर्यन एम्पायर में, स्टेट में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वीक सेंट्रल फिगर भी रहा तो भी ये एक्सपेक्टेंसी है कि बाहर के जो वॉरलॉर्ड्स होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, वो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। ये भी कोई एविडेंस हमें नहीं दिखाई देता कि किसी तरह का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त हुआ हो जिसकी वजह से इकोनॉमिकली मौर्यन स्टेट वीक हो गया हो। कुछ ये भी आर्गुमेंट्स रहे कि आज के जो स्टेट्स हैं, डेमोक्रेसीज एटसेट्रा हैं, जिसमें कई सारे जो एलिमेंट्स हैं, नेशन का कॉन्सेप्ट या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट शायद मॉडर्न एम्पायर में उस वक्त इतना स्ट्रांग ना हो। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि एंशिएंट जो स्टेट्स हुआ करते थे, जब नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सब चीजें उस वक्त एक्सपेक्ट करना शायद अपने आप में ही गलत स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उस वक्त लोगों की जो लॉयल्टी थी लोकल लीडर्स के साथ होगी, लीडर्स की हो सकता है सेंट्रल एम्परर के साथ हो, लेकिन यह कहना कि उस वक्त इसको एक आप आज के नेशन की तरह, स्टेट की तरह देखें, अपने आप में एक बहुत गलत प्रिजम्पशन होगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो यह पिन पॉइंट कर पाना कि एग्जैक्ट रीजन क्या रहा होगा मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का बहुत मुश्किल है। कई सारे हाइपोथेसिस हैं, जैसे कि एक नेशन स्टेट का ना होना, आर्मी का वीक हो जाना, अशोका की पैसिफिस्ट पॉलिसी का होना, इसके अलावा एंटी ब्राह्मणिकल होना, इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाना, बैक्ट्रियन किंग का इन्वेजन हो जाना। हो सकता है कि जो रीजन रहा हो कहीं ना कहीं इन सभी का किसी न किसी तरीके से एक मिक्स इन्फ्लुएंस रहा हो। अगर कंक्लूड करें मॉडर्न एम्पायर को, तो मॉडर्न एम्पायर एक बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स और इतना ज्यादा ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट, इसके अलावा कल्चरली हिट्रोजीनियस मिक्स रहा कि उसको एक साथ रख पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। और जो डिक्लाइन है मॉडर्न एम्पायर का, इसको यह भी हो सकता है कि जो पेरिफेरल एरियाज हैं, बाहर के एरियाज हैं, उनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल रख पाना, उनको रीस्ट्रक्चर कर पाना, उनके इकोनॉमीज या कोर पेरिफेरल एरियाज के साथ अटैच रख पाना, उस तरह की स्ट्रैटेजीज को डिवाइस कर पाना, आज के मॉडर्न नेशन स्टेट्स की तरह उस वक्त पॉसिबल ना हो। और जिस तरह का एविडेंस हमें मिलता है, जिस तरह की हाइपोथेसिस हैं अलग अलग, जिनका कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमें नहीं दिखाई देता है, सिर्फ थ्योरीज हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, ये कह देना कि इनमें से ये स्पेसिफिक रीजन है मॉडर्न एम्पायर का, गलत होगा दोस्तों। कई तरह के रीजंस हो सकते हैं, इट कुड बी ए मिक्स ऑफ रीजंस। ये 4 या 5 मोटे मोटे तौर पे रीजंस आप अज्यूम कर सकते हैं कि इनके मिक्स एंड मैच की वजह से हो सकता है, लाइक एनी अदर एम्पायर, कि स्ट्रॉन्ग एम्परर्स नहीं देखे पहले 3 एम्परर्स के बाद, इंस्क्रिप्शंस नहीं थे, आर्मी भी हो सकता है कि क्योंकि वॉर्स ज्यादा नहीं हुए तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एक नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस बहुत रहा हो, इसके अलावा हो सकता है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी बाद के फेज में आ गई हो, तो इनकी वजह से लाइक एनी अदर एम्पायर मॉडर्न एम्पायर का भी डिक्लाइन उस वक्त देखा गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 21, जो कि थर्ड पार्ट है मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर 324 से 187 BC तक एग्जिस्ट करता है, उसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली, चाहे उसका पॉलिटिकल सिस्टम हो, उस वक्त का क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा हो, क्या बिलीफ सिस्टम हो, बुद्धिज्म का स्प्रेड क्या रहा, इंपॉर्टेंट किंग्स कौन से रहे, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से रहे, इसके अलावा किस तरह के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिले, क्या हाइपोथेसिस हैं मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन की, किस तरीके से मॉडर्न एम्पायर ने अपने आप को एक्सपेंड किया, फ्लरिश किया, क्या डीप इंपैक्ट रहा, और उस वक्त का पहला सब कॉन्टिनेंट बेसिस का एम्पायर रहा। इस वजह से मॉडर्न एम्पायर अपने आप में हमेशा से ही एक मेजर डिस्कशन या इंटरेस्ट को इनवाइट करता रहा है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन 3 लेक्चर्स में हमने उसको कवर करने की कोशिश की है, और आज के लेक्चर नंबर 21 या लेक्चर नंबर 21 के थ्रू एंशिएंट हिस्ट्री या भारत के प्राचीन इतिहास के मॉडर्न एम्पायर के चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। और दोस्तों अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 22, उससे हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न एम्पायर के आगे की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कहानी को, उसकी स्टोरी को। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।